मैंने तो उसे एक भी नजर नहीं दी यार। तो झाओ रोंगर ने मेरी डेस्क की ओर भौहें सिकुड़ाते हुए देखा। उसकी नजर फिर से सोंग जाओ पर पड़ी और वो अचानक बोली, जब सोंग जाओ तुम बाद में फ्री हो तो जियांग चेन के साथ सीट स्विच कर दो। सोंग जाओ और मैं एक साथ हैरानी से ऊपर देखे। हम झाओ रोंगर की तरफ देखे। झाओ रोंगर ने ऐसा टोन इस्तेमाल किया जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो सके। क्या मेरे शब्द बेकार हैं? बार बार निशाना बनते हुए। सोंग जाओ और भी ज्यादा बेबस महसूस किया। उसने मुझसे चुपचाप देखा और मैं आखिरकार उसकी ओर नजर डाली। फिर मैं झाओ रोंगर की ओर देखा कि कोई जरूरत नहीं है सुपरवाइजर झाओ, मैं यहाँ बैठकर ठीक हूँ। झाओ रोंगर ने भौहें सिकुड़ाई। वो भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे भाइयों के बारे में सोचकर उसका शरीर अनजाने में कांप गया। मैंने कहा स्विच करने को तो हम स्विच कर गए, इतनी बकवास क्या है। बोलते ही उसने हम दोनों को रिफ्यूज करने का मौका ही नहीं दिया। झाओ रोंगर सीधे ही एरर करके खुद को ऑफिस की ओर व्हीलिंग करके वापस चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोंग जाओ की ओर देखा जो बोलने वाला था। और फिर मैंने सोंग जाओ को कहा, सुनाया कवेट टिल मैं अपना काम फिनिश कर लूं, मैं तेरे साथ सीट स्विच करूंगा। बोलते ही उसने मुझे और बोलने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बिजी हो गया। मैंने मुंह खोला लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उसके पास बहुत सारा वर्क था। अभी मैं बस वर्क पर वापस जाऊंगा। लंच के टाइम मैं सोंग जाओ को कैंटीन में खाने ले जाना और साथ ही सीट स्विच की बात करना चाहता था, पर सोंग जाओ ने शालीनता से मना कर दिया। मैंने उसे जबरदस्ती नहीं किया। मैं कंपनी के एम्प्लॉय कैंटीन में अकेले चला गया। बस इथाने के बाद भी मैं कैंटीन में सोंग जाओ नहीं देख पाया। सोचा कि उसने अभी तक नहीं खाया तो मैं जल्दी रिटर्न करने की वजह से पहले ही एक मील खरीद कर ऑफिस ले आया। ऑफिस में कोई नहीं था। मैं अपनी डेस्क तक गया और देखा कि सोंग जाओ नहीं था। भौहें सिकोड़ते हुए मैंने खरीदा हुआ मील सोंग जाओ की डेस्क पर रख दिया। अचानक मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज झाओ रोंगनी के ऑफिस से आई। जिज्ञासा से मैं चुपके से वहां चला गया। झाओ रोंगनी के ऑफिस का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। दरवाजे की दरार से मैं झाओ रोंग को व्हील चेयर में बैठा देख रहा था। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उस सोंग जाओ उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। मैं सोच भी नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, झांग चेन तुम क्या कर रहे हो? मैं चौंकते ही तुरंत मुड़ गया। देखा तो पता चला कि वो एक महिला कोलीग है। मैं हंस पड़ा। कोई बात नहीं, मैंने देखा कि सुपरवाइजर के ऑफिस का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था, इसलिए मैं उसे बंद करने में मदद कर रहा था। जैसे ही मैं बात कर रहा था मैंने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। वो महिला कोलीग ने इसको लेकर ज्यादा नहीं सोचा। वो मुड़ के अपनी डेस्क पे वापस चली गई तो मैं भी तुरंत निकल गया। अपनी डेस्क पर वापस आया, फिर अपनी छाती थपथपा ली, लेकिन दिमाग बार बार वही सीन रिवाइंड कर रहा था जो अभी देखा था। सोंग जाओ वापस आया, पर वो थोड़ा अजीब लगा। सोंग जाओ ने टेबल पे रखे लंच बॉक्स को देखा और मेरी तरफ मुड़ गया। क्या तू ये मेरे लिए खरीदा था? मैं स्नैप्ड आउट होकर उसकी तरफ देखा तो मेरी नजर उस थोड़ा सूजे हुए लाल होठों पर टिकी। सोंग शियाओ मेरी नजर में थोड़ा अजीब महसूस करके हाथ से मुंह पोंछ लिया तो उसने मेरी आंखों से बचते हुए टाल दिया। मैं हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा कि तू कैंटीन नहीं गया। मैंने सोचा तू बहुत बिजी है, टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए तेरे लिए एक मील ले आया। तो तेरे को जल्दी खा लेना चाहिए, अभी भी गर्म होना चाहिए। सोंग शानक लंच बॉक्स को टेबल से धकेल दिया। उसमें चावल और सूप फर्श पर बिखर गया। बहुत सारा तो मेरे ऊपर भी छिटक गया कि किसे चाहिए कि तू फेक में दयालु बन के रहे। क्या मैं इतना गरीब हूँ कि खाने की भी अफोर्ड नहीं कर पाता? मैं एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया तो मेरी एक्सप्रेशन भी ठंडी पड़ गई। तो मैं बस दयालु बन के तुझे खाना लाया था, भले ही तू नहीं खाएगा, फिर भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बुरा मूड होना तेरे लिए मुझ पे गुस्सा निकालने का कारण नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ जो बिल्कुल भी गुस्से से दूर रहे। पहले मैंने सोंग जाओ की खास देखभाल की थी, बस इसलिए क्योंकि उसमें मैंने अपने पुराने खुद का एक साया देखा। पहले भी मैं बारिश में फंस चुका हूँ, इसलिए दूसरों के लिए छाता पकड़ना चाहता था। पहले मुझे लगा था कि सोंग जाओ बहुत ज्यादा दयालु है। अब समझ आया कि मैं ही सबसे बड़ा सेंट हूँ। तो मैं सोंग जाओ से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना कपड़े बदलने वाला सेट लेकर बाथरूम गया। मैं जल्दी जल्दी अपना कपड़ा बदल लिया तो मैं अपने गंदे पड़े डेस्क तक ले गया और पाया कि मेरी चीजें ले ली गई थी। तो मैं सोंग जाओ की पुरानी डेस्क पर शिफ्ट हुआ और सोंग जाओ मेरे पुराने डेस्क पर बैठा था। तो वो अपने सामान की सफाई कर रहा था जब उसने मुझे वापस आते देखा। सोंग जाओ ने मुझ पर एक भी नजर नहीं डाली। उसका टोन बहुत ठंडा था। मैं पहले ही तेरे लिए सीट बदल दी थी, चिंता मत कर, तेरी कोई भी चीज गायब नहीं हुई। मैंने सोंग जाओ को देखा। अचानक मैं उसकी कलाई पकड़ ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा और साओ घबरा गया। वो अपनी हाथ मेरी से हटाना चाहता था पर वो नहीं निकाल पाया। तो हम दोनों का ऑफिस से धक्का मारा करके बाहर निकलना उन सहकर्मियों को गॉसिप का टॉपिक दे गया। ऑफिस में गॉसिप का नया बात बन गया। सीढ़ियों में सोंग जाओ ने जबरदस्ती मेरी कलाई से हाथ हटा दिया तो उसने अपनी दूसरी हाथ से कलाई रगड़ते हुए चेहरे पर गुस्से वाला लुक दिखाया। उसके स्कॉलिंग करने से पहले मैं पहले बोल पड़ा। अभी जाओ रोंग के ऑफिस में जो व्यक्ति था वही ये था ना। वो एक लाइन सुनते ही सोंग जाओ का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। सोंग जाओ के होंठ कांप रहे थे। वो मेरी एक्सप्रेशन को देख ही नहीं सका तो उसने बोलने से मना कर दिया। मैं बोल पड़ा, और तुम और जाओ रोंगेर यार। सोंग जाओ ने जल्दी से मुझे कट ऑफ कर दिया।
वो कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं रखते। ये जल्दी जल्दी वाला एक्सप्लेन करना मेरे लिए एक कंफर्मेशन जैसा था, तो मैं इसे सह नहीं सका। सॉन्ग जाओ, और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता जाओ रोंग शादीशुदा है? सॉन्ग जाओ का एक्सप्रेशन बहुत ही भद्दा था। वो अचानक थोड़ा एगिटेटेड हो गया। जियांग चेन, तुम क्या प्रेटेंड कर रहे हो? तो तुमने तो पहले ही कर दिया, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं हैरानी से उसे देख रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने क्या किया? सॉन्ग जाओ के चेहरे का डर गायब हो गया, उसकी गम मौकरी आ गई। तो तुम क्या प्रेटेंड कर रहे हो? तुम पहले ही जाओ रोंगनी के बेड में एक कदम आगे हो गए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। साफ तौर पर यह सब मेरा होना चाहिए था। तो मैं चुप रह गया। सॉन्ग झाओ की लॉजिक से लगभग डिफीट हो गया। मैं सच में नहीं समझ पाया कि सॉन्ग झाओ आखिर क्या बोल रहा था। तो तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक स्टेप आगे था। तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब उसका होना चाहिए। क्या तूने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया? सॉन्ग झाओ गुस्से में मेरी ओर गलेर किया। उस दिन जाओ रोंगनी के ऑफिस के दरवाजे पर मैंने क्लियरली सुना कि वो मुझे क्लाइंट से मिलने ले जाने की तैयारी कर रही थी। वो तुम ही थे जिन्होंने मेरी अपॉर्चुनिटी चुरा ली। अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता तो तुम जाओ रोंगर से कैसे फेवरेट हो पाते? स्पष्ट है, पहले सिर्फ मैं और जियांग ताओ ही फेवरेट बनने के क्वालिफाइड थे। मेरी आंखें सरप्राइज में बड़ी हो गईं। मैं कभी नहीं सोचता था कि आमतौर पर क्वाइट सॉन्ग झाओ मेरे पीछे से मुझे ऐसे देखेगा। तो मेरे दिमाग में रेस लग गई। तुरंत मुझे याद आया जब जियांग ताओ ने पहले मुझे स्लेंडर किया था। उसके हाथ में जो फोटो था। मेरी सभी प्रीवियस सस्पिशंस कंफर्म हो गई। यह फैक्ट कि जाओ रोंगर और मैं क्लाइंट से मिलने होटल गए थे, सिर्फ मैं, जाओ रोंगर और सॉन्ग झाओ को ही पता था। तो वो फोटो आखिर कहाँ से आया? जवाब पहले ही बहुत क्लियर था। अब मैं सॉन्ग झाओ के साथ हमेशा सिंपैथाइज करता रहा। उससे मुझे फुल डिस्कस्ट हुआ। जब मैं बोला, मेरा टोन कॉर्ड और डिस्टेंट था। चाहे तुम बिलीव करो या ना करो, मैंने तुमसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं स्टोल किया। तो तुम एक इंटर्न के तौर पर जाओ रोंगर से इस बारे में भी कॉन्फ्रंट कर सकते हो। ये तुम्हें आखिरी सच्चा एडवाइस देगा। गलत रास्ता मत ले। इतना कह के मैं सीढ़ियों से पीछे मुड़ के नहीं देखा और निकल गया। तो पर मैं ऑफिस में वापस नहीं गया। अचानक मुझे बाई लुयान से मिलना सच में बहुत मन हुआ, पर मैं ऊपर जाके उसे ढूंढने के लिए जल्दी नहीं की। इसके बजाय मैंने फोन निकाला और लुयान को मैसेज भेजा, तुम व्यस्त हो, अभी थोड़ा मिलना है तुम्हें। मैसेज भेजते ही दूसरा जल्दी से रेस्पॉन्ड किया, मैं फ्री हूँ, तो मैं अपना असिस्टेंट भेजूंगा तुम्हें पिकअप करने के लिए। वो अभी भी सवालिया लहजे में था। मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो गया। एक पल सोचा और कहा, मैं एलिवेटर पर इंतजार करूंगा। मैसेज भेजते ही सीधे एलिवेटर के दरवाजे पर गया। रास्ते में कुछ कॉलिग्स से टकरा गया जो अभी अभी वापस आ रहे थे। मुझे अभी भी बाहर निकलते देख वो थोड़ा हैरान हुए। मैंने बाहर कुछ करने का बहाना बनाया और जल्दी से निकल गया। शाओ ली को बाई लुयान की इंस्ट्रक्शन मिली। वो सी नीचे आया मुझे पिकअप करने के लिए। जैसे ही उसने कहा, शाओ ली एक पल के लिए दंग रह गया। पर बाहर से तो कूल ही रहा वो, पर अंदर से वो पहले ही चिल्ला रहा था, मुर्गी की तरह चिल्ला रहा था। लगता है उसने सीओ बे का छोटा सीक्रेट पता लगा लिया। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मिस्टर, प्लीज मेरा फॉलो करो, थैंक्स टू मी। शियाओ ली को पहली बार बाई लुयांग की प्राइवेट एलिवेटर में राइड करने का मौका मिला। एलिवेटर जब 18वीं फ्लोर पर पहुंचा, शियाओ ली ने मुझे बाई लुयांग के ऑफिस तक ले गया। तो उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, लेकिन बाई लुयांग अंदर कहीं नहीं दिखे। मैं शियाओ ली को शंकित नजर से देखा। शियाओ ली ने तुरंत समझा और धीरे धीरे कहा, सीईओ बाई अभी भी मीटिंग में है। यंग मास्टर जेंग, प्लीज एक पल रुको। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर सोचा, उसने तो कहा था कि वो बिजी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो बिजी है तो, लेकिन मैं ऊपर नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद और देखकर कि बाई लुओ यान अभी तक वापस नहीं आई, मैं खड़ा हुआ और ऑफिस में इधर उधर घूमने लगा। और जब शियाओ ली मीटिंग रूम में वापस आया, बाई लुओ यान ने बस उसकी ओर एक झटके से देखा, फिर वो नीचे वाले की वर्क रिपोर्ट सुनती रही। बाई लुओ यान का फोन हमेशा टेबल पर रखा रहता था, तो वो कभी लाइट नहीं करता था, ना ही उठाया जाता था। शियाओ ली अपनी सीट पर वापस गया और काम शुरू किया, लेकिन वो स्पष्ट रूप से थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। वो लगातार बाई लुओ यान को देखता रहा। उसका डायरेक्ट सुपीरियर बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखा। दूसरी ओर थोड़ा एंजायस था। उसको लगा कि जियांग चेन जरूर ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। बाई लुओ यान का ऑफिस कभी विपरीत लिंग के लोगों को अंदर नहीं आने देता था, इसलिए शियाओ ली ने सोचा कि जियांग चेन बाई लुओ यान के लिए कोई स्पेशल एंटिटी ही होगा। पर अगर वो स्पेशल एंटिटी है तो फिर उसका बॉस बिल्कुल भी नर्वस क्यों नहीं था? शियाओ ली जब सोच रहा था, बाई लुओ यान ने बोल दिया, बाकी सब अपने वर्क स्टेटस का छोटा सा रिपोर्ट दे दो। तो वो एक लाइन सुनते ही शियाओ ली की आंखों में चमक आ गई। नीचे के सुपरवाइजर एक दूसरे को देखे, फिर अपने शब्दों को रीऑर्गेनाइज कर दिया। उन्होंने अपने काम की रिपोर्ट देने के लिए सबसे कॉन्साइज भाषा इस्तेमाल की। तो 2 घंटे के लिए शेड्यूल हुई मीटिंग को सिर्फ 1 घंटे तक शॉर्ट कर दिया गया। तो मीटिंग खत्म होते ही लुओ यान ने एक भी पल नहीं रुका। खड़े होकर सीधे अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ी। और सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। क्यों उन्हें लगा कि सीईओ बाई आज बहुत जल्दी में लग रही थी। बाई लुओ यान वाकई में जल्दी में थी। एक तरफ वह नहीं चाहती थी कि मैं उसे बहुत देर तक वेट करूं, वो दूसरी तरफ वह मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करना चाहती थी।
इसलिए उसे सिर्फ मीटिंग टाइम को शॉर्ट करना पड़ा। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ही वेट करता रहूंगा। मैं पूरी 1 घंटा वेट कर रहा था, बस वेट करते करते। तो मेरे फोन की रिंग लगातार बजती रही, पर मेरे पास ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैंने सीधे सियारोंग एरे को लीव मांगते हुए मैसेज भेजा और फिर उसे म्यूट कर दिया। अचानक ऑफिस का दरवाजा धक्का मारते हुए खुल गया। मैं ऊपर देखी और दरवाजे पर बाई लुयान को देख लिया। मैं अनजाने में स्माइल कर दिया। तो बाई लुयान ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। तो उसने तो इसे लॉक भी कर दिया, फिर खुद को मेरी बाहों में फेंक दिया। तो तू बहुत टाइम इंतजार कर रहा था। मैं सिर हिलाते हुए अपना सिर नीचे करके उसके सिर के ऊपर नजदीक आया। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो मैं इतना टाइम नहीं रुका। अगर मुझे पता होता कि तू इतना बिजी है तो मैं नहीं आता। बाई लुयान हल्के से हंसी और तुरंत अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेट ली। ये ठीक नहीं है, अब तू यहाँ है तो निकलने की भी सोच मत कर। उसने मुझे एक किस दिया। मैं अभी अभी सिर हिलाया था जब बाई लुयान के होंठ मेरे होंठों में फंस गए। वो अनजाने में आंखें बंद कर बैठी। उसके हाथ मेरे कॉलर को कसकर पकड़ रहे थे। मैंने उसके गर्दन की पीठ पकड़ी, धीरे धीरे किस को गहरा किया। मैं जब किस खत्म हुआ मैंने आंखें खोल ली। बाई लुयान का चेहरा इतना लाल था जैसे खून निकलने वाला हो। मैं हंसा और उसे चिढ़ाया, तूने ऑफिस में ही मुझे ऐसे ही किस कर दिया। तो अगर कोई अंदर आ गया तो बाई लुयान के मुंह का कोना हल्का सा उठ गया। दरवाजा लॉक है, वैसे भी किस तो पहले ही खत्म हो गया। तो अब तू ये बात याद करके कह रहा है थोड़ा लेट तो नहीं हो गया। तो मैं हाथ बढ़ाकर बाई लुयान को धकेल दिया। लो बाई लुयान फिर से खुद को मेरी बाहों में फेंक दी। अचानक तू मुझे देखना क्यों चाहता था? क्या आस है? मैं अपने होंठ एक साथ दबा दिया। लंबे पलों के बाद मैं धीरे धीरे सिर हिलाया। थोड़ा सा उदास हूँ। बाई लुयान ने भौहें चढ़ा ली, मेरी ओर मुड़ी और मेरी आंखों में देखा। क्यों किसी ने तुझे धौंसिया बनाया? मैं सिर हिलाया। मैं बहुत ताकतवर हूँ, कौन मुझे धौंसिया बना सके? वो बस एक आंख थी, बाकी शब्द बाहर नहीं आ सके। मुझे नहीं पता था कहाँ से शुरू करूं। बहुत देर तक हिचकिचाने के बाद अचानक मैं एक बड़ी सांस ली। सब कुछ बीत गया है। इंसान सिर्फ एक बार ही बेवकूफ बनता है। चिंता मत कर, कोई भी मुझे धौंसिया नहीं बना सकता। अगर मैं ऐसी चीज से टकरा जाऊं जो मैं संभाल नहीं पाऊं तो मैं जरूर तुझे ढूंढने आऊंगा। ठीक है, मैंने बाई लुयान की कमर में बाहें डाल ली। अब जब मैं सोंग झो की असली सच्चाई जान गया हूँ, अब मैं इतना बेवकूफ नहीं रहूंगा कि उसे मेरे खिलाफ साजिश करने दूं। मानता हूँ पहले मैं थोड़ा उदास था, शायद सिर्फ इसलिए था कि मैं बाई लुयान को देखना चाहता था। बाई लुयान ने मुझे गले लगाया। उसकी आंखें नरम थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। इसे देख के मैं झुका और उसके गाल पर एक तेज किस मार दिया। चिंता मत कर, मैं तेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकूंगा, पर कोई एक्शन मत लेना। इसे मैं ही संभाल लूं, ठीक है? बाई लुयान ने मुझको गहरी नजर से देखा। वो बेबस होकर सिर हिला दी। क्या तू आज आफ्टरनून वर्क कर रहा है? मैंने सिर हिलाया। मैं पहले ही आधा दिन ऑफ ले चुका हूँ, तो मेरे पास जाने को जगह नहीं है। मिस बाई, कृपया मुझे आज आफ्टरनून के लिए ले लो। बाई लुयान हंसते हुए बोली, मेरे पास अभी भी आज आफ्टरनून वर्क है। ठीक है, मैं उसकी तरफ मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वो साइड में रख देंगे। तो मैं तेरे वर्क के दौरान तुझे परेशान नहीं करूंगा। अपने वर्क पर फोकस कर। मैंने बाई लुयान की कमर से लगी अपनी हाथों को छोड़ दिया। मैं सोफा पर फिर से बैठने वाला था, लेकिन बाई लुयान मेरे लैप पर बैठ गई। मैंने उसे संदेह से देखा। बाई लुयान ने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे नजदीक लाया। संकेत और साफ नहीं हो सकता था। मेरे होंठों की स्माइल लगभग अनकंट्रोल थी। मैं झुका अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी सी भीम पूरी करने के लिए। जैसे ही मेरे होंठ बाई लुयान के गाल को छूने वाले थे, उसने अचानक सिर घुमा दिया। एक किस उसके लाल होंठों पर लैंड कर गई। तो पता चला कि जियांग चेन मेरे होंठों को और ज्यादा किस करना चाहता था। इससे पहले कि उसके कलिप्स शब्द निकलता, मैंने सीधे बेई लुयान का मुंह अपने हाथ से कवर कर लिया। तो एकदम शांत रहो। फिर मैंने उसे पीछे पुश किया। बेई लुयान उस बिल्ली की तरह थी जिसने अभी अभी कोई स्नैक चुराया हो। उसने मेरी तरफ एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ देखा। तो मैंने उसे हाथ से जाने का इशारा किया। जाओ अब। क्या तुमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है और तुम्हारे पास अभी भी यहाँ आलस करने का टाइम है? बेई लुयान जोर से हंस पड़ी। ठीक है, अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी। जैसे ही बेई लुयान वर्क मोड में आई, वो जल्दी ही भूल गई कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। उस दौरान शाओ ली भी एक बार डॉक्यूमेंट्स देने अंदर आया। हर बार वो बिना इधर उधर देखे अंदर आता था और वो बिना इधर उधर देखे ही चला भी गया। मैं सच में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। मैं बिना कोई आवाज किए या उसे डिस्टर्ब किए एक साइड में बैठा रहा। बस कभी कभी मैं बेई लुयान को खोया खोया सा घूरने लगता था। बेई लुयान बहुत ब्यूटीफुल है और उसका ऑरा बहुत ही ग्रेट है। ऐसे किसी इंसान के साथ एक ही स्पेस में होना, मेरे लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होना बहुत मुश्किल है। बेई लुयान बोली, जियांग चेन, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं ढंग से काम करूं? उसकी आवाज एकदम क्लियर और सुरीली थी। मैंने फौरन अपनी नजरें हटा ली। मैंने कवर अप के लिए कॉफी टेबल से केक का एक पीस उठा लिया। बाई लुयान की उस बात की वजह से मेरी उसे दोबारा वैसे घूरने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने अपना फोन निकाल लिया। मेरा इरादा बस फोन चलाकर टाइम किल करने का था। तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम बीत गया था। बाई लुयान अपने काम में एकदम बिजी थी। अचानक उसे एक लय में चलती सांसों की आवाज सुनाई दी। तो बाई लुयान ने सोफे की तरफ देखा और पाया कि मैंने कब सोफे पर सो गया था
और मेरा हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था जिसमें अभी भी फोन था। और ये देखकर कि फोन जमीन पर गिरने ही वाला है, बाई लोयान जल्दी से उठी और सोफे के पास आई। उसने सही टाइम पर उसे पकड़ लिया। मैं पूरी तरह बेखबर था, अभी भी गहरी नींद में। तो बाई लोयान सोफे के पास नीचे बैठी और मेरा सोता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से नीचे झुकी और उसके पतले होंठ धीरे से नीचे की ओर झुके। अचानक शाओ ली की आवाज आई, कहम सीओ बाई, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके अर्जेंट सिग्नेचर चाहिए, प्लीज एक बार देख लीजिए। शाओ ली बोलना तो नहीं चाहता था, पर जैसे ही उसने एंटर किया, उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पे बाई लोयान के सिग्नेचर बहुत जरूरी थे। उसने वो सीन देख लिया था, वो सीन बहुत ही प्यारा। उसकी तो बेसिकली बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बाई लोयान के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने अपना सिर नहीं घुमाया, इसके बजाय उसने धीरे से मुझे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। तभी उन्होंने शाओ ली को डॉक्यूमेंट्स पास लाने को कहा। शाओ ली ने तुरंत डॉक्यूमेंट्स बाई लोयान की डेस्क पर रख दिए। जैसे ही उनके सिग्नेचर हुए, उसने पेपर्स समेटे और चुपचाप वहां से खिसक लिया। और शाओ ली बाहर जा ही रहा था कि अचानक उसे बाई लोयान की आवाज सुनाई दी, जो काम मैंने तुम्हें पहले सौंपा था उसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है। शाओ ली की तो बॉडी कांपने लगी। लाउंज में बैठे जियांग चेन के बारे में सोचकर उसे लगा कि शायद उसने कुछ लोचा कर दिया है, वही बात जिसके लिए बाई लोयान ने उसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे। सीओबे, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। बाई लोयान अपनी डेस्क के पीछे बैठी थी। उनकी नजरें लाउंज के गेट पर टिकी थी और आंखों में कुछ गहरे थॉट्स थे। तो अभी थोड़ी देर पहले उन्हें रियलाइज हुआ था कि मेरा मूड कुछ ऑफ है, तो वो बस ये जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है। और उस इंसान के बारे में सोचकर जो उनके सामने लेटा था, उनका दिल भर आया। बाई लोयान के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई। मेरी नींद बहुत अच्छी पूरी हुई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ एकदम अंधेरा था। मुझे थोड़ी देर बाद होश आया कि मैं सोफे पर लेटा हुआ हूँ। तो मैं सोफे से उठकर बैठ गया। मैंने अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए लाइट का स्विच ढूंढ निकाला। मेरा कॉफी टेबल पर शांति से रखा हुआ था, तो मैंने उसे उठाकर देखा तो शौक लग गया कि रात के 7 बज चुके थे। क्लोजिंग टाइम तो बहुत ही गुजर चुका था। मैं अभी तक घर नहीं गया था जैसा कि उम्मीद थी। मेरे फोन पर कई मिस्ड कॉल्स आ रहे थे। जियांग परिवार के पिता और बेटे दोनों में से मैं देर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैं तुरंत ही उन्हें कॉल बैक किया। जब पिता और बेटा को पता चला कि मैं बाई लोयान के साथ हूँ, तो वे थोड़ा अनिच्छुक तो थे, लेकिन कुछ हद तक रिलीव्ड भी महसूस हुए। तो उन्होंने मुझे जल्दी घर आने को कहा। फिर कॉल कट गया। तो मैं अभी ऊपर देखा। जब बाई लोयान ऑफिस के दरवाजे पर आई तो वो आर्म्स क्रॉस करके दरवाजे की फ्रेम पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर वही फ्रेंडली एक्सप्रेशन था। भूखा है क्या? मैं तुझे खिला दूंगा। मैंने सोफा से कंबल खींच लिया। उसके साइड में चलता हुआ पूछता हूँ, काम खत्म हुआ क्या? बाई लोयान ने हाँ में सिर हिलाया। काम कभी खत्म नहीं होता। तो पे आज मेरी वर्क इफिशियंसी बहुत बढ़िया थी, तो मैं जल्दी ऑफ हो सकता हूँ। चल चले, मैं तुझे खिला दूंगा। हम थोड़ा सा क्लीन अप कर लिया। अब फिर हम दोनों साथ में ऑफिस से निकले, रेस्तरां की ओर जाते हुए। मैंने अपने बारे में वो बात याद की। बाई लोयान के ऑफिस में सो गया और मुझे थोड़ा एम्बारस लगा। क्या मैं सोने के बाद तुम्हें काम करते समय परेशान कर गया? बाई लोयान जो सोच में खोई हुई थी, वो सुनते ही उसके होठों के कोने एक स्माइल में खिंच गए। बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था। मैं बिल्कुल स्टंट हो गया। मैं बहुत क्वाइटली स्लीप करता हूँ, पक्का यकीन है? मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई आवाज नहीं निकाली। तो बाई लोयान अचानक मेरे सामने झुक गई। वह बहुत क्वाइट है, पर तुम्हारे साथ यहाँ मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं फिर से स्टंट हो गया। समझा कि वो मुझे टीज कर रही है, तो मैं धीरे धीरे बाई लोयान को धकेल दिया। बाई लोयान मेरी ओर देखी, पर उसके दिमाग में शाओ ली की इन्वेस्टिगेशन वाली बात चल रही थी। शाओ ली खुद एचआर डिपार्टमेंट में गई और उस चीज के बारे में पूछी जो उसने पहले उन्हें इंस्ट्रक्ट की थी। नतीजा ये आया कि एचआर डिपार्टमेंट ने अनएक्सपेक्टेडली टारगेट को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए मिसमैच कर दिया। जिसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना था वो जियांग चेन था, पर अंत में सॉन्ग झाओ नाम का कोई और मिला। बिजनेस डिपार्टमेंट में जो हुआ, शाओ ली को पर्सनली पूछने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही जान गई। जब उसने डिटेल्स सुनी, शाओ ली लगभग कोलैप्स हो गई। उसने ट्रेजिक मूड लेकर वो बात बाई लोयान को बताई, तो बाई लोयान ने होंठ बंद कर लिए और कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी नहीं बदला। शाओ ली एक पल के लिए उसके थॉट्स का अंदाजा नहीं लगा पाई। वो बस साइड में खड़ा रह गया, हिलते डुलते। अंत में बाई लोयान ने शाओ ली को फायर नहीं किया। इस मामले की गलती को छोड़कर शाओ ली की वर्केबिलिटी बहुत बढ़िया थी, और भी वो ऐसी सुपीरियर नहीं थी जो ब्यूटी से ब्लाइंड हो जाए। तो बाई लोयान मेरे बाहों में घुस गई। उसकी आवाज नरम थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बुरा लगा? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। तो फिर मुझे समझ आया, बाई लोयान को सब कुछ पता ही होना चाहिए था। मैंने लोयान की कमर के चारों ओर अपना आर्म लपेटा। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी निश्चिंत रहो, मैं अब और मूर्ख नहीं बनूंगा। अगर दूसरे मेरे साथ गड़बड़ नहीं करेंगे तो मैं भी उनके साथ गड़बड़ नहीं करूंगा। मैं बस वहाँ चुपचाप खड़ा होकर मार नहीं खाऊंगा। बाई लोयान ने सिर हिलाया। मेरा चेन मेरे मूड को कंफर्ट करने में सबसे बेस्ट है। बाई लोयान ने मुझे एक शानदार डिनर पर ले गया। इससे डिनर के बाद मेरे दिल की छोटी सी उदासी हवा में गायब हो गई।
ताकि जियांग पिता पुत्र मुझे जिंदा खा ना ले। बाई लुयान ने मुझे सीधे घर ले गई और बाई लुयान और मेरा साथ होना दोनों परिवारों के बड़े लोग जान ही चुके हैं। तो कार से बाहर निकलते ही बाई लुयान ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और हम जियांग परिवार के पुराने घर की ओर चल पड़े। हम चुपचाप बहुत धीरे धीरे चलते रहे और सिर्फ यही आशा थी कि घर की ये राह थोड़ा लंबी हो। मैंने अपना सिर घुमा दिया अपने एंगल से। मैं सिर्फ देख पा रहा था ली ओयांग की परफेक्ट साइड प्रोफाइल से। पर चाहे किस एंगल से देखो ये पर्सन बहुत ब्यूटीफुल था। ली ओयांग, क्या तुम सच में पहले कभी भी कोई दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं रखा? बे ली ओयांग के होठ का कोना हल्का सा उठ गया। जियांग चेन मेरी रिलेशनशिप हिस्ट्री की जांच कर रहा है क्या? मैं शर्माते हुए नजरें हटा ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार प्यार में पड़ चुका हूँ। तो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया होना चाहिए था, है ना? तो वरना तुम्हें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं होता क्या? वैसे भी तुम तो बहुत आउटस्टैंडिंग हो। क्या तुम सच में कभी प्यार नहीं किया? मैं वाकई बहुत क्यूरियस हूँ। तो बाई लुयान ने बहुत सीरियसली सिर हिलाया। नहीं, तुमसे पहले भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुद को प्योर रखती थी। माफित करो, शुरू से अंत तक मेरे पास सिर्फ तुम ही रहे। अब प्यार के सुनने में बहुत स्वीट होते हैं, दिल को अनकंट्रोल्डली धड़काते हैं। बस वही फ्रेज, खुद को प्योर रखा, क्या तुम सच में ऐसे यूज करते हो जबकि मैंने कुछ नहीं कहा? बाई लुयान ने आगे कहा, पहले तुम्हारी बहन और मैं लगभग इनसेपरेबल थी। चाहे मैं एम्बिग्यूअस हूँ या दूसरे बॉयज के साथ इंटरेक्टेड, वो सबसे बेहतर जानती थी। मैं हिचकिचाया इनसेपरेबल। तो तुम्हारा रिलेशनशिप वाकई बहुत अच्छा होगा। क्या किसी ने तुम्हें भी सस्पेक्ट नहीं किया? बाई लुयान ने तुरंत समझ लिया। उसने हल्के से मेरी छाती पर पंच मार दिया। क्या सोच रहा है तू? अगर तेरी बहन और मैं साथ हो जाएं तो फिर? मैं बार दया मांगता रहा। मैं बस कह रहा था ज्यादा सेंसिटिव मत बन। बाई लुयान ने धीरे धीरे अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे। जियांग चेन, फिक्र न कर, मैं तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं हूँ, सिवाय एक चीज के, मैं तो पूरी तरह वफादार हूँ। एक बार मेरा दिल हिला ही जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। तो क्या तू लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ उलझने के लिए तैयार है? मैं उसकी ओर देखा। नरम रात की हवा ने बाई लुयान की फ्रिंज उलझा दी, पर उसकी वो खूबसूरत आंखें कोमलता और गहरी मोहब्बत से भरपूर थीं। मैंने उसे कस के गले लगा लिया। बाई लुयान, तू सच में रूल्स तोड़ रही है क्या? मतलब तू कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, पर तू सब में टॉप है, पर सबसे बेस्ट चीज तेरी वफादारी है। अब बात बन गई। बाई लुयान ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे धीरे मेरे तरफ देखा और पंजों की उंगलियों पर खड़ी हुई। मेरे होठों के कोने पर एक चुंबन गिरा और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। जियांग चेन, मैं उतनी कूल नहीं जितनी तू सोचता है। तो मेरे पास भी एक साइड है जो किसी को नहीं पता, पर अभी मैं नहीं चाहता तू उसे देखे। मैंने सिर थोड़ा झुकाकर उसे देखा। मेरा कान धीरे धीरे बाई लुयान के पतले होठों के पास से फिसला। हम दोनों बिल्कुल शॉक हो गए। बाई लुयान सीधी खड़ी हो गई। उसने हाथ से अपने होठ ढक लिए। अंदर आ जाओ, वरना मुझे डर है चाचा जियांग क्लीवर लेकर धड़ाम बाहर आ जाएंगे। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। जब मैं मुड़ा तो देखा पापा मुख्य गेट पर खड़े थे। तो मैं को देखते ही पापा के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। मैंने लुओयान को माफी वाला स्माइल दिया, फिर उसे हाथ हिलाया और अपने पापा की तरफ चल पड़ा। पापा ने हंसी में जवाब दिया। उनकी नजर गेट पर बाई लुओयान पर थोड़ी शरारती अदा के साथ पड़ी। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची सिवाय पापा को दरवाजा धकेलने के। दरवाजा बंद करने से पहले मैंने लुओयान को देखा जो अभी भी गेट पर खड़ी थी, और मैंने एक पल सोचा और उसके लिए मुंह से गुड नाइट कहा। बाई लुओयान मुस्कुराई और सिर हिलाया जब तक जियांग परिवार का मुख्य गेट बंद नहीं हो गया। फिर मुड़ी और बगल वाले घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में बाई लुओयान के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। शाओली, मेरी थोड़ी मदद कर दे। हाल ही में मैंने कंपनी में एक अपार्टमेंट का काम संभालना शुरू किया। हर दिन बहुत थकाऊ था, पर मेरा दिल बहुत फुल महसूस कर रहा था। मेरी थकी हुई लुक जियांग परिवार ने नोटिस कर ली। इससे उन्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील हुआ। हर रात वो हमेशा मेरे लिए घर पर लेट नाइट मील बनाते थे। तो थोड़ी बहुत ऊर्जा रिचार्ज करने के लिए मैं घर पहुँचते ही हर दिन लेट नाइट मील खाने की आदत बना बैठा। लेट नाइट मील खत्म करने के बाद माँ ने बोलना शुरू किया, चेन, काम हाल ही में बहुत थकाऊ रहा क्या? डैडी भी बोले, सही बात है, तू पतला हो गया है। अगर सच में बहुत थक गया है। मैंने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। काम हाल ही में थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे ये जॉब वाकई पसंद है। कि मैं जानता कि डैडी मेरी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी की नौकरी वाकई पसंद है। वह माँ की ओर देखा। हनी, क्या तुम्हें लगता है जियांग थोड़ा अनहैप्पी लग रहा है? माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या ये काम पर सहकर्मियों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? डैडी का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। ये बच्चा इंडिपेंडेंट और ह्यूमल बनना चाहता है। वो हमें या लुओयान को भी स्पेशल प्रिविलेज देने नहीं देगा। क्या वो सच में अपने सहकर्मियों से बुलिंग हो रहा है? सोचते ही लय कोई उसकी कीमती बेटे को बुली करने की हिम्मत कर गया। डैडी की पूरी आरा पूरी तरह बदल गई। तो मेरे सामने वाला दयालु पापा अब एक कोल्ड ब्लडेड बिजनेस टाइकून बन गया। माँ के चेहरे भी वॉरी लुक था, या फिर शायद मुझे वान को चेक करने को कहना चाहिए। अब भाई लोग एक ही माइंड के होते हैं और आसानी से बात कर लेते हैं। तो डैड ने से हिलाया, हम ओ बस यांग को जाने दो। उस रात जियांग यांग ने सीधे मेरे दरवाजे पर नॉक किया। उस टाइम मैंने बस शावर खत्म ही किया था।
जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया मुझे नॉक सुनाई दी। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने भागा। जब मैंने दरवाजे पर जियांग यांग को देखा तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। अंदर आओ जल्दी। मैंने दरवाजा बंद किया। मैंने उसे बेड के पास बैठने को कहा और खुपने बाल सुखाने लगा। हेयर ड्रायर की आवाज से मुझे थोड़ी नींद आने लगी। ठीक इसी मोमेंट पर जियांग यांग बोला, जियांग चेन, क्या तुम आजकल काम पर खुश हो? इस एक लाइन की वजह से मेरी आधी से ज्यादा नींद उड़ गई। तो मुझे फाइनली समझ आ गया कि जियांग आज रात मुझसे मिलने क्यों आया था। ये काफी सही है। फैमिली के सामने तो इसे खुशी ही माना जा सकता है। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मेरे स्मार्ट जवाब से जियांग समझ गया कि उसका छोटा भाई सच में काम पर खुश नहीं था। जियांग यांग ने तुरंत ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। तो उसने मेरे बाल सूखने तक वेट किया, फिर स्माइल के साथ पूछा, जियांग चेन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? मैंने जियांग यांग की तरफ देखा। बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। जब जियांग को लगा कि मैं नहीं बोलूंगा, तभी मैंने उसे वो सब बता दिया जो इस बीच हुआ था। होटल और कंपनी में जो मैंने क्रेजी हरकतें की थी, वो हिस्सा मैंने नहीं बताया। तो मैं नहीं चाहता था कि जियांगली को ऐसा लगे कि 20 साल बाहर भटकने की वजह से मुझ में कुछ बैड हैबिट्स आ गई हैं। जियांग यांग को पता था कि मैंने पक्का सब कुछ नहीं बताया है, पर इतना काफी था। तो जियांग यांग ने और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तो उस सोंग साओ नाम के बंदे ने तुम्हें अपसेट किया। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा। फाइनली मैंने सिर हिला दिया और ये देखकर कि जियांग यांग कुछ नहीं बोल रहे, मैं खुद ही बोल पड़ा, बताओ ना, क्या सच में मैंने कुछ गलत किया? और जियांग यांग ने बात सोची और मेरी तरफ देखा। तो उन्होंने एका भरी, जियांग चेन, तुम गलत नहीं हो। तुम्हें सोंग साओ पर तरस आया, इसलिए तुमने उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखा। ये तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से है। ऊपर तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है। तो कभी कभी काइंडनेस का बदला हमेशा अच्छा नहीं मिलता। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता है, एक्चुअली लुओ यान को ढूंढने जाने से पहले ही मैंने सब सोच लिया था। मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं दूसरों की डेस्टिनी की रिस्पेक्ट करूंगा और फालतू में अच्छा इंसान नहीं बनूंगा। जियांग यांग मुस्कुराए। ये हुई नांग चेन वाली बात जिसे मैं जानता हूँ। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा तुम्हारे लिए एक सेफ्टी नेट रहेंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, भाई थैंक। जियांग यांग मेरे रूम से बाहर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी पापा पास ही खड़े थे। जियांग यांग एकदम से डर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी ताकि रूम में मेरी गहरी नींद न टूट जाए। वो मम्मी पापा को खींचकर नीचे ले गया। मॉम, आप दोनों अभी तक जागे हुए क्यों हो? डैड के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। थकान का तो नामो निशान भी नहीं था। तई यांग, तेरे भाई ने क्या बोला? जियांग यांग ने अपने होंठ भींच लिए। जियांग चेन को सच में कंपनी में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक कलीग के साथ थोड़ी अनबन चल रही है। ये वो एक इंटर्न है जो उसी के साथ सेम बैच में कंपनी में आया था। बस एक इंटर्न। उस इंटर्न ने क्या किया? जियांग ये अपनी बात सही से फ्रेम की और बताया कि कैसे मैंने झाओ की हेल्प की थी और उसने मुझे गलत समझ लिया। तो मम्मी पापा का चेहरा गुस्से से एकदम उतर गया। वो बोले कि हमारे चेन ने मैनेजर को सिड्यूस किया। क्या वो अंधा है? क्या कोई भी एरा गहरा हमारे जियांग चेन के लायक है? ये देखकर डैड अब भड़कने वाले हैं। मॉम और जियांग यांग तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे आए। मॉम ने मिस्टर जियांग को शांत रहने के लिए समझाया और जियांग यांग ने भी यहाँ मिलाई। डैड प्लीज एजिटेटेड मत हो, गुस्सा मत करो। उन दोनों के समझाने पर डैड को फाइनली थोड़ा होश आया। उनके एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब और खराब लग रहे थे। वो इंटर्न, जियांग यांग को पता था डैड क्या बोलने वाले हैं। वो अभी भी बाई कॉर्प में ही है। अभी उसका इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है। कंपनी बिना किसी वैलिड रीजन के किसी इंटर्न को फायर नहीं कर सकती। भले ही जियांग और बाई फैमिलीज काफी पावरफुल हैं, पर वो ऐसे लोग नहीं हैं जो कंपनी के रेगुलेशंस के खिलाफ जाएं। भले ही सोंग साओ बहुत इरिटेटिंग है, पर फिलहाल वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डैड के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो कितने अपसेट हैं। मॉम बेबस थी, वो तो बस एक मामूली सा बंदा है। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जियांग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, टेंशन मत लो डैड, आपके बेटे के पास अपने जुगाड़ हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ कि जियांग चेन का ये गुस्सा मैं निकाल दूंगा। डैड की आंखें चमक उठी। जल्दी बता, क्या प्लान है? जियांग यांग ने डैड के कान में धीरे से कुछ बातें कही। डैड की आंखों में अलग ही चमक आ गई। एकतोफ मैं कल जाऊंगा। जियांग यांग ने उन्हें रोक दिया। इस काम के लिए ना तो आप और न ही दीदी सामने आ सकते हो। डैड शॉक रह गए। उनकी आंखों में थोड़ी सी शिकायत भी दिख रही थी। जियांग यांग हंस पड़ा। आप और दीदी दोनों पब्लिक फिगर्स हो। एसटीए में आप दोनों के चेहरों को कौन नहीं जानता। क्या इस मैटर के लिए मेरा जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा? बोलने के बाद जियांग यांग ने मॉम को इशारा किया। मॉम तुरंत समझ गई। उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ थाम लिया। एकदम सही है मयर, बस ये यांग पर छोड़ दो। अका कंपनी में आपका वैसे ही बहुत बिजी रहता है, आपके पास टाइम ही कहाँ होगा। चलो अब चलते हैं, अब सोने का टाइम हो गया है। डैड ने एक आखिरी बार हाथ पैर मारने की कोशिश की, पर मॉम उन्हें खींचकर कमरे में ले गई। पेरेंट्स के कमरे का दरवाजा बंद होते देख जियांग यांग ने चैन की सांस ली। इस मोमेंट पर उसे बहुत लकी फील हुआ कि उसने शुरू में फैमिली कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, वरना अपने भाई का गुस्सा निकालने का ये चांस उसे कभी नहीं मिलता।
तो कल सुबह होने वाले उस बड़े ड्रामे के बारे में सोचकर ही जियांग ई यांग थोड़ा एक्साइटेड हो गया। वो जल्दी से अपने रूम में गया और कल की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त मैं गहरी नींद में सो रहा था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन कितने मजेदार सीन होने वाले हैं। जैसे ही मैं नीचे आया, मैंने देखा कि जियांग फैमिली पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं फटाफट नीचे भाग कर गया तो मेरी नजर तुरंत जियांग ई यांग के उस चमकते हुए लुक पर टिक गई। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। जियांग ई यांग ने मुझे कुछ इस तरह रिस्पॉन्स दिया। वो कह रहा हो, तेरा टेस्ट काफी सही है। साइड में खड़े डैड और जियांग वानरू ने तुरंत अपना मुंह बना लिया। ऐसा साइनिंग मोमेंट तो उनका होना चाहिए था। मैंने बाप बेटी की उस अजीब सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाहर जाने के लिए रेडी हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि जियांग ई यांग भी मेरे साथ ही घर से निकला और वो उसी सेम कार में भी बैठ गया। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था। ब्रो जियांग ई यांग के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। आज मुझे बाई लुयान से कुछ काम है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, चलो चले। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रास्ते में मैं जियांग ई यांग के साथ हंसी मजाक और चैटिंग कर रहा था। ड्राइवर ने कार को हमेशा वाले स्पॉट पर रोक दिया। मैं बाहर निकला। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक पीछे से एक लड़के की आवाज आई, जियांग चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं झटके से मुड़ा और देखा कि जियांग ताओ के चेहरे पर हैरानी थी। वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। बात करते हुए जियांग ताओ मेरी तरफ बढ़ने लगा। बिना सोचे समझे मैंने तुरंत कार का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जियांग ताओ कार के दरवाजे तक पहुंचने वाला था, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। जिये क्या करना। जियांग ताओ ने मेरी तरफ देखा और अचानक से स्नीयर किया। क्या हुआ? डर लग रहा है कि वो तुम्हारी अमीर बुढ़िया को देख लेगा। तो उसकी कड़वी आवाज सुनकर कार के अंदर जियांग यांग के माथे पर बल पड़ गए। ड्राइवर के एक्सप्रेशंस भी थोड़े खराब हो गए। मुझे पहले से ही पता था। तो मुझे पता था कि जियांग ताओ के मुंह से कोई ढंग की बात नहीं निकलेगी। मैंने पहले कभी इस बंदे को भाव नहीं दिया था और अब भी नहीं दूंगा, बस इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता। जियांग यांग पहले ही कार से बाहर आ चुका था। जैसे ही वो अपीयर हुआ, जियांग ताओ ने उसे देख लिया। वो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसने कार में किसी और को ढूंढने की कोशिश भी की, पर ड्राइवर के अलावा कार में और कोई था ही नहीं। वो अमीर ओल्ड लेडी भी कहीं नहीं थी जिसके बारे में उसने बोला था। जियांग ताओ ने देखा कि बाहर निकलने वाला बंदा जियांग था। वो फिर भी उसी सरकास्टिक टोन में बोला, चेन, तुम एक ही कार में एक आदमी के साथ हो, तो मुझे लगा तुम किस बात के लिए इतना गिल्टी फील कर रहे हो। मैंने जियांग ताओ को ज्यादा भाव नहीं दिया और उसे सीधे सुना दिया। तो तुमने क्या सोचा था अपने इस डर्टी माइंड के साथ? तुम्हें सब कुछ डर्टी ही दिखता है। मेरी बातों से जियांग ताओ का चेहरा पहले पीला और फिर हरा पड़ गया। जियांग यांग ने मेरी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन एकदम प्राइड से भरा था। जियांग ताओ ने चिढ़कर एक आवाज निकाली और मुड़कर चला गया। तो मैं अपनी आंखें रोल किए बिना नहीं रह पाया। तब मैंने मुड़कर जियांग यांग से कहा, भाई मैं अब काम के लिए निकल रहा हूँ। जियांग यांग ने मुझे देखकर नोट किया। जाओ। तो मैं सीधा कंपनी चला गया। जियांग वापस कार में बैठा और ड्राइवर को सीधा अंडरग्राउंड पार्किंग में चलने को कहा। उसी वक्त मैं एलिवेटर से बाहर निकला। बगल वाला एलिवेटर भी तभी खुला। सोंगझाओ एलिवेटर से बाहर आया। हमने एक सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप नजरें फेर ली। कल के इंसिडेंट के बाद सोंगझाओ और मैं एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह हो गए थे। हम एक के बाद एक ऑफिस में घुसे, अपनी डेस्क पर बैठे और काम शुरू कर दिया। झाओ रोंग एट टाइम पर कंपनी पहुंच गई। उसके दोनों पैरों पर अभी भी प्लास्टर था और वो व्हील चेयर पर बैठी थी। वो ऑफिस में घुसी ही थी कि तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। उनका टारगेट एकदम क्लियर था। वो सीधे झाओ रोंग एयर के ऑफिस की तरफ गए। थोड़ी ही देर में ऑफिस से झाओ रोंग एयर के बेगुनाही का शोर मचाते हुए रोने की आवाजें आने लगी। वो पुलिस ऑफिसर्स किसी को अरेस्ट करने आए थे, सिचुएशन के बारे में पूछताछ करने नहीं। वैसे ही सबने झाओ रोंग एयर को आते और जाते हुए देखा। सब कुछ बहुत सडनली हुआ। ऑफिस में कुछ मिनटों के सन्नाटे के बाद अचानक जोरदार डिस्कशन शुरू हो गया। तो सारी बातों का टॉपिक बस झाओ रोंग एयर ही थी। तो थोड़ी देर तक गॉसिप और अंदाजे लगाने के बाद सबको अचानक एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ। तो उनके डिपार्टमेंट मैनेजर को तो पुलिस ले गई थी, तो अब से उन्हें मैनेज कौन करेगा? तो कुछ जो पहले से झाओ रोंग एयर की जगह लेना चाहते थे, उनके मन में हलचल शुरू हो गई। तो उनके दिल की आग अभी भड़कने भी नहीं पाई थी कि एक पैराशूटेड मैनेजर ने उसे बुझा दिया। झाओ रोंग एयर के जाने के कुछ ही देर बाद बिजनेस डिपार्टमेंट में एक नई मैनेजर की एंट्री हुई। तो वो 40-50 साल की एक मिडिल एज औरत थी जिसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। तो वो दिखने में तो बहुत इजी गोइंग लग रही थी, पर मुझे हमेशा लगा कि वो एक स्माइलिंग टाइगर जैसी है। चलो मैं सबको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा सरनेम वांग है, मैं आपकी नई मैनेजर हूँ। पिछली वाली झाओ रोंग ने रिजाइन कर दिया है। मैं ही आप सबको लीड करूंगी। मैनेजर वांग ने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया और स्माइल करते हुए वहीं खड़ी रही। तो सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
मैनेजर वांग ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। बस मुझे इतना ही कहना था, अब सब अपने काम पर लग जाओ। इतना बोलकर मैनेजर वांग मुड़ी और ऑफिस के अंदर चली गई। तो मैनेजर वांग के जाते ही ऑफिस के लोग आपस में खुसर फुसर करने लगे। तो ये तो बढ़िया है, फाइनली अम्मी अब में उस कंजूस झाओ के हाथों टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, पर जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये मैनेजर वांग भले ही इजी गोइंग लग रही हो, पर जब तक उनकी पर्सनैलिटी समझ ना आए, वो एक स्माइलिंग टाइगर भी हो सकती हैं। और पर जियांग ताओ और सोंग झाओ के लिए सीन थोड़ा अलग था। पहले तो जियांग ताओ के पास वर्कलोड शेयर करने के लिए सोंग झाओ था, तो वो बिजनेस डिपार्टमेंट का सबसे वेल्ला इंसान था। तो पर नई मैनेजर के आने के बाद जियांग ताओ को वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना बंद हो गया। उसकी डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर भी लग गया। अपनी डेस्क पर डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ देखकर जियांग ताओ ने काम करना बंद कर दिया। उसने सीधे आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उठाए और सोंग झाओ के सामने रख दिए। कहे तू मेरे लिए कर दे। सोंग झाओ ने तो अभी अपना खुद का काम भी खत्म नहीं किया था, और फिर भी जियांग ताओ ने उसे इतना सारा और काम थमा दिया। दिन खत्म होने से पहले ये सब पूरा करना इम्पॉसिबल था। जब झाओ रोंग एयर बिजनेस डिपार्टमेंट की मैनेजर थी, तब सोंग झाओ की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। अब झाओ रोंग एयर जा चुकी थी, वो अब और झेलना नहीं चाहता था। ये तेरा काम है तो तू खुद ही कर, तो मैं तेरी हेल्प नहीं कर रहा। ये बोलकर सोंग झाओ ने वो डॉक्यूमेंट्स वापस जियांग ताओ की डेस्क पर रख दिए। जियांग ताओ सोंग झाओ को एकदम शौक कर घूरने लगा। सोंग झाओ, तेरी मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग ताओ थोड़ा डरावना और गुस्से वाला लग रहा था, और सोंग झाओ अनजाने में कांपने लगा और सबकॉन्शियसली मेरी तरफ देखा, पर शुरू से एंड तक मैंने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अब मैं अपनी जगह पर बैठकर अपना काम करती रही और उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो सोंग झाओ ने अपना सिर झुका लिया, अपनी आंखों के सारे इमोशंस छुपाते हुए। तो जब उसने फिर से ऊपर देखा तो सोंग झाओ का चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। जियांग ताओ और बाकी सब इंटर्न्स ही तो थे, तू मुझे ही टारगेट क्यों करता रहता है? आखिर मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है? और डॉक्यूमेंट्स पलटते हुए मेरे हाथ थोड़े से रुक गए। जियांग ताओ ने ठंडी आ भरते हुए मुंह बनाया। सोंग झाओ, मेरे सामने ये प्रिटेंड करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है उस दिन तुम्हारा झाओ रोंगनी के ऑफिस में घुसना किसी ने नोटिस नहीं किया? जियांग के मुंह से उस दिन का इंसिडेंट सुनकर सोंग झाओ के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। उसका पहला रिएक्शन यही था कि मैंने सब रिवील कर दिया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मुझे एकदम गुस्से में घूरने लगा। वो लुक इतना फायरी था कि उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। मेरे लिए उसे फील ना करना काफी मुश्किल था। मैंने हेल्पलेस होकर एक आ भरी, फिर अपना सिर घुमाया और उसे प्यार से एक्सप्लेन किया। मैंने ये नहीं कहा था मानो या न मानो। सोंग झाओ को रत्ती भर भी बिलीव नहीं हुआ। उसे लगा कि मैंने ही ये सब बताया है। जियांग ताओ बोल पड़ा, तो तुम जियांग चेन की तरफ क्यों देख रहे हो? वो तो किसी काम का नहीं है और तुम तो उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें झाओ रोंगनी के ऑफिस में जाते देखा था। सोंग झाओ ने तुरंत उसे बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। जियांग ताओ, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से बर्दाश्त किया है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये आइडिया छोड़ दो। जियांग ताओ एक पल के लिए स्टन रह गया, फिर आगे लपका और सोंग झाओ का कॉलर पकड़ लिया। सोंग झाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? तो तुमसे हेल्प मांगना मतलब तुम्हें मैं कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे रहा हूँ। इस चांस का फायदा उठा और मुझे बटरिंग करना शुरू कर दे, तो शायद मैं तुझे स्मूथली फुल टाइम एम्प्लॉय बनने में हेल्प भी कर दूं, या वरना। जियांग ताओ ने अपनी बात पूरी नहीं की, पर उसकी धमकी एकदम क्लियर थी। सोंग झाओ भी पीछे नहीं हटा और जियांग ताओ को घूरने लगा। अचानक ऑफिस में तालियों की आवाज गूंजी। तो सब उस आवाज की तरफ देखा तो वहाँ कुछ अनजान लोग खड़े थे। पता नहीं कब से लीडर एक हैंडसम आदमी था, उसके बगल में मैनेजर वांग खड़ी थी। मैनेजर वांग के एक्सप्रेशंस कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। इस बार किसी की गॉसिप करने की हिम्मत नहीं हुई। एक करके सब अपने वर्क स्टेशन की तरफ खिसक लिए। मैनेजर वांग ने जियांग ताओ और सोंग झाओ को घूरा, फिर चेहरा घुमाकर तुरंत स्माइल देने लगी। इससे पहले कि मैनेजर वांग कुछ बोलती, जियांग यांग बोल पड़ा, तो मैनेजर वांग, सुना है आज बिजनेस डिपार्टमेंट में आपका पहला दिन है, क्या ये सही है? मैनेजर वांग ने हाँ में सिर हिलाया। उनके चेहरे की स्माइल एकदम चापलूसी वाली थी। जी हाँ प्रेसिडेंट जियांग, मेरा आज ही इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है। जियांगी यांग ने सिर हिलाया। उसकी नजर जियांग ताओ और सोंग झाओ पर पड़ी। मेरे ओपिनियन में बिना रूल्स के कोई सिस्टम नहीं चलता। आपको अपने जूनियर्स को ढंग से मैनेज करना होगा। तो बाई कॉर्पोरेशन फालतू लोगों को नहीं पालती। बेका कचरे को जितनी जल्दी बाहर निकाल दो उतना ही बेटर है। तो मैंने अपना चेहरा एक फाइल के पीछे छुपा लिया, जिससे मेरी स्माइल और सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन छुप गया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई बिजनेस डिपार्टमेंट में आएगा। और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो यहाँ काम इंस्पेक्ट करने आया है। मैनेजर वांग ने सिर हिलाया और मेरे भाई के सामने झुककर ग्रीट किया। तो जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस थे। तुरंत ऑफिस में आओ। झांग ताओ ने भाई की तरफ एक लुक दिया और गुस्से में ऑफिस की तरफ चला गया। सोंग झाओ भी फॉलो करने के लिए खड़ा हुआ, बस ऑफिस की तरफ जाने ही वाला था। अचानक उसने मेरे भाई को बोलते हुए सुना, हाँ तुम ही, जिसके फेस पर अभी अभी थप्पड़ पड़ा है। जाओ मेरे लिए कुछ पीने को लेकर आओ। सोंग झाओ की बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, तो उसने मेरे भाई की तरफ एकदम डिसबिलीफ के साथ देखा। मेरे भाई ने उसे एक कोल्ड लुक दिया। अगर तुम नहीं तो क्या मैं लाऊंगा?
सोंग झाओ को अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई तो उसने तुरंत अपोलॉजी मांगी। फिर बड़े ध्यान से पूछा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या पीना चाहेंगे? मेरे भाई ने कैजुअली कहा, कुछ भी चलेगा, मीटिंग रूम कहाँ है? हाँ सब रेडी है। मैनेजर वाड़बड़ी और रिस्पेक्ट के साथ कहा, कई तरफ आइए, इधर से ये रास्ता सीधा वहीं ले जाएगा। मैनेजर वांग मेरे भाई को ऑफिस की तरफ ले गई और वो सोंग झाओ के बगल से निकले। उन्होंने तो सोंग झाओ को एकदम गुस्से वाली लुक भी दी। सोंग झाओ की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो जल्दी से पेंट्री की तरफ निकल लिया। तो जब सब मीटिंग रूम के अंदर चले गए तो ऑफिस में एक चैन की सांस सुनाई दी। तो मैं काफी क्यूरियस था कि आखिर मेरा भाई कंपनी में कर क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या मुझे मीटिंग रूम में जाकर चेक करना चाहिए। तो तभी मैनेजर वांग मीटिंग रूम से बाहर आई। वो सीधे मेरी तरफ चल आई। चैन, अपना सामान लो और मेरे साथ मीटिंग रूम में आओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया, एक फोल्डर, पेपर और पेन उठाया और मैनेजर वांग के पीछे मीटिंग रूम में चला गया। जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे तुरंत मेरा भाई दिख गया। वो लंबिल की हेड सीट पर बैठा था। तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और मैंने भी ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। मैनेजर वांग ने मुझे मेरे भाई के बगल में बैठने को कहा। तभी सोंग शाओ ने हाथ में ट्रे लिए मीटिंग रूम का दरवाजा नॉक किया। एक सबकी नजरें एक साथ सोंग शाओ की तरफ घूम गई। और जब वो अंदर आया और उसने मुझे देखा तो वो एक पल के लिए एकदम स्टन रह गया। पर उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन एडजस्ट कर लिए तो वो ट्रे लेकर मेरे भाई के पास गया। प्रेसिडेंट जियांग, ये रही आपकी कॉफी। मेरे भाई ने अपने सामने रखी कॉफी को देखा, उसे उठाया और एक छोटा सा सिप लिया। फिर उसने उसे थूक दिया और कप टेबल पर रख दिया। कि कितनी कड़वी है यार, क्या मुझे कड़वाहट से मारने का इरादा है? सोंग झाओ पैनिक कर गया और माफी मांगने लगा। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए दूसरा कप बना देता हूँ। वो कप लेकर बाहर चला गया। वो थोड़ी ही देर में वो कॉफी का एक नया कप ले आया। मेरे भाई ने उसे फिर से उठाया, एक छोटा सिप लिया और तुरंत थूक दिया। कितनी ज्यादा मीठी है, क्या मुझे डायबिटीज देने का इरादा है? सोंग झाओ ने फिर से माफी मांगी। आई एम सॉरी। तो मैं अभी इसे बदल कर लाता हूँ। सोंग झाओ कॉफी लेकर फिर से वापस गया। मेरे भाई ने फिर भी उसे उठाया, एक घूंट पिया और थूक दिया। इसमें दूध नहीं है, मुझे ऐसे पीने की आदत नहीं है। सोंग शाओ ने तुरंत दूध वाली एक और कप बनाई। इस बार मेरे भाई ने उसे पिया तक नहीं। उसने अपनी उंगली से उसे टच किया। उसकी टोन एकदम कोल्ड थी। ये ठहरा, दूसरा लेकर आओ। सोंग शाओ ने अपने होंठ भींचे पर फिर वो ओबीडियंटली इसे बदलने बाहर चला गया। जब मेरा भाई सोंग शाओ के लिए चीजें मुश्किल कर रहा था तब किसी ने भी उसकी मदद के लिए कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि भाई ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। ये सब भाई की गुड इंटेंशंस ही थी। ऑब्वियसली मैं इतना अनग्रेटफुल नहीं होने वाला था। रही बात नई अपॉइंटेड मैनेजर वांग की, तो वो एक इंटर्न के चक्कर में मेरे भाई जैसे बड़े क्लाइंट को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक इंटर्न और मेरे भाई जैसे मेजर क्लाइंट को ऑफेंड करना। तो इस बार सोंग झाओ थोड़ी देर तक ब्रेक रूम में ही रुका रहा, ये श्योर करने के बाद कि वो अब कोई मिस्टेक नहीं करेगा। वो कॉफी अंदर लेके आया। ये रही आपकी कॉफी। तो भाई ने इसे उठाया। जैसे ही उसके होंठ कप से टच हुए उसने उसे वापस टेबल पर रख दिया। ये कॉफी इतनी ज्यादा हॉट है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे पीऊंगा? तो तुम करना क्या चाह रहे हो? सोंग झाओ तो वहीं फ्रीज हो गया। उसने भाप निकलती कॉफी के कप को देखा। वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा था पर उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या आई एम सॉरी भाई एकदम रूडली चिल्लाया। क्या सॉरी ही इकलौती चीज है जो तुम्हें बोलनी आती है? तो तुम कॉफी बनाने जैसा छोटा सा टास्क भी हैंडल नहीं कर सकते? को कंपनी ने तुम्हें आखिर रखा ही क्यों है? सोंग शाओ वहाँ ऑकवर्डली खड़ा रहा। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे। तो मेरे भाई ने सोंग शाओ को उस तरह से देखा। उसके दिल में गुस्से की आग और भी तेज भड़क उठी कि उसका मन किया कि वो उसे 2 थप्पड़ जड़ दे। तो मुझे अब कॉफी नहीं चाहिए, जाओ मेरे लिए एक लेमन टी लेकर आओ। तो सोंग शाओ धीरे से बोला, अब ब्रेक रूम में लेमन टी नहीं है। मेरे भाई ने अपनी आवाज ऊंची की, अगर ब्रेक रूम में नहीं है तो क्या तुम्हें बाहर जाकर खरीदना नहीं आता? क्या मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा कि कहाँ से खरीदना है? सोंग शाओ ने अपना सिर हिलाया तो वो मुड़ा और लेमन टी खरीदने बाहर चला गया। जैसे ही वो गया मेरा भाई फिर से अपने पुराने जेंटल बिहेवियर में वापस आ गया। मैनेजर वांग, चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। मैनेजर वांग ने एक फाइल निकाली। ठीक है। फिर मीटिंग शुरू हो गई और मैं साइड में बैठकर नोट्स ले रहा था। तो 10-12 मिनट बाद सोंग शाओ लेमन टी का एक कप लेकर अंदर आया। उसने उसे सावधानी से मेरे भाई के सामने रख दिया। मेरे भाई ने कैजुअली उसमें एक स्ट्रॉ डाली और एक सिप लिया, पर अगले ही पल उसने वो लेमन टी अपने मुंह से बाहर थूक दी। इस बार मेरा भाई जानबूझकर सोंग झाओ के लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रहा था। अब बात बस ये थी कि वो लेमन टी सच में पीने लायक ही नहीं थी। और सोंग झाओ एकदम सड़े हुए एक्सप्रेशन के साथ साइड में खड़ा रहा। ये देखकर मेरे भाई ने वापस अपना वही पुराना अकड़ वाला लुक अपना लिया। अगर तुझे ये सब काम नहीं करने तो साफ बोल दे। मेरे लिए ऐसी डिस्गस्टिंग चीज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। भाई के चेहरे पे एक नफरत वाले भाव थे। सोंग झाओ ने खुद थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की। इस शॉप की लेमन टी बहुत अच्छी बिकती है। तो मेरे भाई ने लेमन टी का कप साइड में रख दिया। उनका चेहरा चिढ़ से भरा हुआ था। सोंग झाओ को अभी भी पास खड़ा देख भाई को वो आंखों में चुभने लगा। तुझसे कुछ भी ठीक से नहीं होता।
तो बाहर निकल, अभी बाहर जा, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। सोंग झाओ की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर झुकाया और बाहर चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी टक्कर सीधे जियांग टाओ से हो गई। जियांग टाओ गर्दन उचकाकर मीटिंग रूम के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सोंग झाओ को सिर झुकाए हुए परेशान हालत में बाहर आते देख उसके चेहरे पर साफ मजे लेने वाली हंसी आ गई। ये आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? इसकी ये उतरी हुई शक्ल तो देखो, पक्का इसकी अच्छे से बैंड बजाई गई है। सोंग झाओ जियांग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, पर जियांग टाओ की अगली बात सुनकर वो वहीं जम गया कि सीईओ जियांग पक्का जियांग चेन का बदला ले रहे हैं, और जिस तरह से तूने पहले उसके साथ बिहेव किया था तो इसी टॉर्चर के लायक है। सोंग जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक बार मीटिंग रूम की तरफ देखा और फिर जियांग टाओ की तरफ। सीईओ जियांग भला जियांग चेन के लिए अपना गुस्सा क्यों निकालेंगे? जियांग टाओ के चेहरे पर एकदम बेफिक्र वाले एक्सप्रेशन थे। मैंने जियांग चेन को सीईओ जियांग की कार से उतरते देखा था। कि तू कह रहा है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते? अगर ऐसा होता तो क्या वो उनकी कार से उतरता? सोंग जिया का चेहरा एकदम उतर गया और अजीब सा हो गया। उसे पहले भी ये सब काफी अजीब लगता था, क्योंकि जियांग यांग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, और अब उसे एक पल में सब समझ आ गया और उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो उसके अंदर नफरत, जलन और गुस्सा एक साथ भर गया। साइड में लटके सोंग झाओ के हाथ गुस्से में भिंचकर मुट्ठियां बन गए। उसने एक डार्क लुक के साथ मीटिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा, फिर उसने जियांग टाओ को धक्का दिया और वहां से चला गया। मेरा भाई कॉर्पोरेशन मेनली मेरा बदला लेने और मेरा गुस्सा शांत करने आया था। अब जब उसने उस बंदे को सबक सिखा दिया था तो वहां ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए आधे घंटे बाद भाई मीटिंग रूम से बाहर निकल आए तो उन्होंने मैनेजर वांग की तरफ मुस्कुराते हुए देखा कि बाकी की बातें आप मेरे असिस्टेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा एक क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है, तो अब मैं निकलूंगा। मैनेजर वांग, मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने इस छोटे से इंटर्न से कहिए कि वो मुझे बाहर तक छोड़ आए। मैनेजर वांग ने सिर हिलाया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, जियांग चेन, जरा सीईओ झांग को बाहर तक ड्रॉप कर दो। मैंने सिर हिलाया, जी मैनेजर वांग, इस तरफ से प्लीज। तो मेरे भाई ने अपना सनग्लासेस पहना और सीधे लिफ्ट तक मेरे पीछे पीछे आए। हमारी पहचान रिवील ना हो जाए इसलिए मैंने पूरे रास्ते जियांग यांग से कोई बात नहीं की। हम दोनों लिफ्ट तक पहुंच गए। मैंने इतनी धीरे आवाज में बात की जो सिर्फ हम दोनों को सुनाई दे सके। मैंने उन्हें थैंक्स बोला। भाई के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तो फिर वो लिफ्ट लेकर कॉर्पोरेशन से चले गए। जो भाई को विदा करने के बाद मैं अपनी डेस्क पर वापस आ गया। अभी मैं ठीक से बैठा भी नहीं था कि मुझे मैनेजर वांग के ऑफिस में बुला लिया गया। ऑफिस जियांग और सोंग झाओ एक लाइन में खड़े थे। डेस्क की तरफ मुंह किए हुए मैनेजर वांग कुछ कर रही थी। उन्होंने धीरे से अपना थर्मस खोला, उस पर फूंक मारी और फिर एक घूंट लिया। क्यों, क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हमने कुछ नहीं कहा। मैनेजर वांग ने थर्मस टेबल पर रखा और ऊपर देखा तो उनके चेहरे पर अभी भी वही स्माइल वाले एक्सप्रेशन थे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे की स्माइल अब और भी ब्राइट हो गई थी। चेन, आज तूने बहुत सही काम किया। जाओ और इसी तरह अच्छा काम करते रहो। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले बाहर आ गया। जैसे ही मेरा पैर ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकला, अंदर से मैनेजर वांग की डांटने की आवाज आने लगी और जियांग टाओ के बीच हुई उस बहस को लेकर मैनेजर वांग ने दोनों की अच्छे से क्लास लगा दी। ये शायद ऑफिस के बाकी लोगों के लिए एक वार्निंग थी। मैनेजर वांग ने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा था ताकि उनकी आवाज हर किसी को सुनाई दे सके। जियांग टाओ ने कई बार बीच में बोलने की कोशिश की, पर हर बार मैनेजर वांग ने उसे चुप करा दिया। वो बस फ्रस्ट्रेशन में अपना मुंह बंद करके खड़ा रह गया। पर इस बार मैनेजर वांग के लेक्चर का असली टारगेट सोंग झाओ था। मैनेजर वांग बार बार सोंग झाओ को सुनाई जा रही थी। पहले तो ऑफिस के टाइम पर जियांग टाओ के साथ बहस करने के लिए, फिर मेरे भाई को ठीक से अटेंड न कर पाने के लिए। सीईओ जियांग एकदम सही कह रहे थे। एक ऐसा इंटर्न जो कॉफी तक नहीं बना सकता, जो इतना छोटा सा टास्क हैंडल नहीं कर सकता, कंपनी को तेरी जरूरत ही क्या है? मैनेजर वांग का सारा गुस्सा सोंग झाओ पर फूट रहा था। वो जियांग टाओ मजे से साइड में खड़ा होकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। सोंग झाओ अपने बचाव में कुछ बोलना चाहता था, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तो वो बेवकूफ नहीं था। अगर इस वक्त उसने मैनेजर वांग से पंगा लिया तो 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद उसका यहाँ टिकना मुश्किल हो जाता। उसने बार बार माफी मांगी। आई एम सॉरी मैनेजर वांग, तो मुझे पता है मेरी गलती है। अगली बार से पक्का ज्यादा केयरफुल रहूंगा। अब मैनेजर वांग का ज्यादातर गुस्सा अब शांत हो चुका था। सोंग झाओ का अच्छा एटीट्यूड देखकर उनका आगे कुछ और बोलने का इरादा नहीं था, तो उन्होंने हाथ हिलाया। ठीक है, फ्यूचर में थोड़ा संभल कर रहना। कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स ही सक्सेस या फेलियर डिसाइड करती हैं। सोंग झाओ ने अपना सिर झुका लिया। उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो उनकी बातें बहुत सीरियसली सुन रहा हो। मैनेजर वांग, मैं समझ गया। मैनेजर वांग ने हाथ से जाने का इशारा किया। चलो बढ़िया है, अब तू और जियांग टाओ जा सकते हो। जियांग टाओ तेजी से बाहर निकल गया और सोंग झाओ उसके पीछे पीछे चला गया। तो उसे लगा कि वो इस वक्त बहुत ही बेचारा और पैथेटिक दिख रहा होगा, इसलिए उसने सोचा कि वॉशरूम जाके थोड़ा मुंह धो लेता हूँ।
वॉशरूम में सोंग झाओ ने अचानक दो कलीग्स को बातें करते सुना, तो उनकी बातों टॉपिक उसी से रिलेटेड था। तो सोंग झाओ ने जरा भी देर नहीं की, वो सीधे एक स्टॉल के अंदर गया और वहाँ छुप गया। मेल कलीग बोला, वैसे मैंने कुछ सुना है, इसे ज्यादा फैलाना मत। मेल कलीग भी हैरान हो गया, क्या बात है, इतना मिस्टीरियस क्यों हो रहा है? मेल कलीग ने अपनी आवाज धीमी कर ली, पिछले दिन मैं HR डिपार्टमेंट के पास से गुजरा और वहाँ एक बड़ी अफवाह सुनी और पता चला है कि इंटरव्यू के टाइम पर उन्हें ऊपर वालों से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे, तो उन्हें बोला गया था कि किसी एक नए बंदे को खास फेवर दिया जाए। मेल कलीग भी फिर से हैरान रह गया, असंभव, क्या CEO बाई को इस तरह के बैकडोर डीलिंग से सबसे ज्यादा नफरत नहीं है? तो मेल गे ने भी अपना सिर हिलाया, किसे पता, पर मैंने सुना है कि HR मैनेजर ने गलत इंसान को चुन लिया। जिस बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उसे मिला ही नहीं। उसी बैच के एक दूसरे इंटर्न को गलती से वो लकी इंसान समझ लिया गया। मेल कलीग भी एकदम शॉक हो गया। तू सोंग झाओ की बात तो नहीं कर रहा है ना? तो सचे और जियांग टाओ को पहले काफी फेवर मिल रहा था, तो बाहर वो दोनों अभी बातें कर रहे थे, पर सोंग झाओ को अब कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। स्पेशल ट्रीटमेंट वाला टारगेट गलत निकला और जिसे वो मिलना चाहिए था उसे मिला ही नहीं। सोंग झाओ को अचानक इंटरव्यू वाला दिन याद आया और जियांग चेन ने एकदम सेम टू सेम सूट पहने थे। उस छोटे असिस्टेंट ने तो उन्हें एक एक्स्ट्रा लुक भी दिया था। असली बात ये थी कि उसने जियांग चेन की जगह ले ली थी, इसीलिए तो बाद में उसे इतना ज्यादा फेवर मिल रहा था। सोंग झाओ को लगा था कि जियांग चेन पर झाओ रोंगेर इसलिए मेहरबान है क्योंकि उसने आगे बढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं, ताकि वो और जियांग टाओ उसे दबा न सकें। यहाँ तक कि उसने खुद झाओ रोंगेर के पास जाने की पहल की थी। उस दिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके उसे घिन आने लगी। भगवान ही जानता है कि उस दिन घर जाकर सोंग झाओ ने कितनी बार ब्रश किया होगा। उसने लगभग तक ब्रश किया जब तक उसके मुंह से खून नहीं आ गया, तो वो खुद से बड़बड़ाया। तो ये सारा स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने मुझे गलती से जियांग चेन समझ लिया था। मुझे समझ जाना चाहिए था, ताकि मैंने बस अभी हाथ का काम खत्म ही किया है। तभी मुझे अपने भाई का मैसेज मिला, जियांग चेन तेरी छुट्टी हो गई क्या? मैंने लगभग तुरंत रिप्लाई किया, बस निकलने ही वाला हूँ। क्या हुआ भाई? भाई ने तुरंत जवाब दिया, का काम खत्म करके सीधे अंडरग्राउंड गैराज में आ जा, वो गाड़ी में तेरा वेट कर रहा होगा। रिप्लाई किया, ओके। जियांग यंग के साथ घर जाने की बात तय करने के बाद मैंने बाई लुओ यान को इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज भेज दिया। बाई लुओ यान का मैसेज वापस आया कि उसकी भी आज रात एक सोशल मीटिंग है। जब मैंने सुना कि बाई लुओ यान का कोई इवेंट है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे आज रात ड्रिंक करनी पड़ेगी, क्या ये कोई कॉकटेल पार्टी है या फिर कोई बैंक्वेट? बाई कहाँ पर है? बाई लुओ यान असल में उस वक्त डॉक्यूमेंट से हैंडल कर रही थी। तो मैसेज की टोन सुनते ही उसने अनजाने में फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर मैसेज देखते ही उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना पेन नीचे रखा, उसने फोन उठाया और उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगी। बाई लुओ यान ने जवाब दिया, मुझे कुछ ड्रिंक्स लेनी पड़ेंगी। टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने बाई लुओ यान का जवाब देखा और थोड़े तेवर चढ़ाते हुए टाइप किया, तो क्या तुम्हें एक मेल डांस पार्टनर की जरूरत है? तो जब बाई लुओ यान ने ये सेंटेंस देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। वो और भी खिल उठी, जरूरत नहीं है, तो ये बस एक छोटी सी कॉकटेल पार्टी है, तो मैं बस कुछ मिनट वहाँ रुकूंगी और फिर निकल जाऊंगी। मैंने चुपके से चैन की सांस ली। तभी लुओ यान का एक और मैसेज आया, क्या जियांग चेन फिक्रमंद है? क्या ख्याल है, तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे अपनी आंखों के ठीक सामने रहने दो, तब तो तुम पूरी तरह रिलैक्स रहोगे ना। तो मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। बाई लुओ यान ने काफी देर इंतजार किया। मेरी तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। वो अपने दाहिने हाथ से कैजुअली फोन से खेलने लगी। उसके होठों की मुस्कान अभी तक गायब नहीं हुई थी। मैं काफी देर बाद मैंने फाइनली रिप्लाई किया, जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मैंने पहले ही अपने भाई के साथ जाने का प्रॉमिस कर दिया है। मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। मैंने लो यान को एक बेचारा सा दिखने वाला मैसेज भेजा। ऐसा है क्या? तो जियांग चेन आराम से भाई यांग के साथ घर जाए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे होठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। मैं अपने भाई के साथ ही घर जाऊंगा, तो तुम अपने सोशल इवेंट पर जाओ, घर आने में ज्यादा लेट मत करना। बाई लुओ यान ने अपने फोन पे मैसेज देखा और मुस्कुरा दी। तो वो बैलुओ के साथ चैट खत्म करने के बाद मैंने अपने हाथ का बचा हुआ काम पूरा किया और फिर मैंने अपना सामान पैक किया और ऑफिस से निकलने की तैयारी की। तो मैं खड़ा हुआ और लिफ्ट की तरफ चल दिया। मैंने नोटिस नहीं किया कि सोंग झाओ मेरे पीछे पीछे आ रहा था। सोंग झाओ ने देखा कि मैं पहले बेसमेंट लेवल पर जा रहा हूँ। वो पार्किंग लॉट था जियांग चेन के पास, तो कोई कार नहीं थी। वो वहाँ क्यों जा रहा था? सोंग झाओ ने जरा भी देर नहीं की, उसने दूसरी लिफ्ट ली और पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आया, उसने मुझे एक कार की तरफ जाते हुए देखा। जैसे ही मैं पास पहुंचा, ड्राइवर की सीट पर बैठा ड्राइवर बाहर निकल आया। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। तो जब कार का दरवाजा खुला तो सोंग झाओ ने जियांग यांग को देखा। वो काफी देर से कार में वेट कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरे भाई के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो मुझसे काफी क्लोज लग रहा था। उसने मुस्कुराकर मुझे कार में बैठने के लिए बुलाया।
मैंने भी मना नहीं किया। मेरे बैठने के थोड़ी देर बाद कार वहाँ से तेजी से निकल गई। मैं अपने भाई से बातें कर रहा था, अचानक मुझे रियर व्यू मिरर में एक परछाई दिखी। शायद वो तभी का आवाज ने मेरा ध्यान वापस खींचा। जियांग चेन, तेरे बड़े भाई ने आज कैसा परफॉर्म किया? तो मैंने बिना सोचे उसे थम्स अप दे दिया। एकदम सुपर्ब, यांग ने टशन में अपनी ठुड्डी ऊपर की। तो जब हम घर पहुंचेंगे तो मुझे डैड और दीदी को सब बताना है। तो मैं बेबसी में हंस पड़ा। मैं अपने दिमाग में वो सीन अभी से इमेजिन कर पा रहा था। डैड और दीदी शायद एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे। जियांग यांग को अचानक कुछ याद आया तो उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। हाँ, तेरे ऑफिस में जियांग टाओ नाम का भी कोई बंदा है ना? मैंने अपने भाई के एक्सप्रेशन देखकर सिर हिलाया तो मैं तुरंत गेस कर गया कि वो क्या करना चाहता है। ऐसा मत करना ब्रो, जियांग टाओ ने मुझे पहले ही तेरी कार से उतरते हुए देख लिया है। अगर तुम दोबारा आए तो सब एक्सपोज हो जाएगा। इसे यहीं छोड़ देते हैं। भले ही जियांग टाओ लोगों को नीचा दिखाता है पर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ज्यादा से ज्यादा वो बस बड़ी बड़ी बातें ही करता है। मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा। मेरे भाई ने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। वैसे भी ऐसे बंदों को खुद हैंडल करना ही तेरे लिए अच्छा है। मैंने सुकून की एक हल्की सांस ली। थैंक यू भाई। जैसे ही हम घर के अंदर गए, भाई पूरे टाइम मुस्कुरा रहा था और अपने सफेद दांत चमका रहा था। तो उसने डैड और दीदी को अपने दिन भर के सारे ग्लोरियस कारनामे सुनाए। डिनर टेबल पर पूरी फैमिली बातें कर रही थी और हंस रही थी, तो मुझे एक अलग ही लेवल का सुकून महसूस हुआ। डिनर के बाद मैंने लिविंग रूम में अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी देर गप्पे मारी और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। शावर लेने के बाद मैं बाहर आया और अपना फोन चेक किया कि मैंने देखा कि बाओयान का न कोई मैसेज आया था और न ही कोई कॉल। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़े होकर मैंने सामने वाले कमरे की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि बाई लुओयान अभी तक घर वापस नहीं आई है। मैंने किताब उठाई और हेडबोर्ड से टेक लगाकर पढ़ने लगा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब हाथ से किताब गिरी तब मेरी धीरे से नींद खुली। रात के 2 बज चुके थे। मैं एकदम से चौंक गया। मैं तुरंत बेड से उतरा और उस बड़ी वाली खिड़की के पास गया। तो सामने लुओयान के कमरे में अभी भी अंधेरा था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्या वो सो चुकी थी या वो अभी तक वापस ही नहीं आई थी। मुझे एक कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं बेडरूम से स्टडी की तरफ भागा और फिर कॉरिडोर वाली साइड की तरफ गया। मैंने दूर बाई फैमिली के घर के सामने एक कार खड़ी देखी। एक कार से एक औरत बाहर निकली। शायद वो असिस्टेंट शाओली थी। शाओली कार के दूसरी तरफ घूम कर गई। उसने कार का दरवाजा खोला और किसी को बाहर निकलने में हेल्प की। मुझे सब साफ साफ दिखा। तो इंसान बाई लुओयान ही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर और पेशेंस के साथ रुकी। फाइनली मैंने देखा कि बाई लुओयान के कमरे की लाइट्स जल गई हैं। ये जानकर कि वो अपने कमरे में पहुंच गई है, मैं जल्दी से सामने वाले कमरे के दरवाजे की तरफ भागा और 2 बार नॉक किया। जल्द ही बाई लुओयान मेरी नजरों के सामने आ गई। लड़की के पैर थोड़े डगमगा रहे थे। उसकी आंखों के कोने लाल हो रखे थे। तो वो सच में बहुत ज्यादा ड्रंक लग रही थी। जब उसने मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो वो बस वही बुत बनकर खड़ी रही। उसका मुझे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ा डाउट में दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरा मतलब एकदम साफ था। मैं बाई लुओयान को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। लुओयान एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने धीरे से दरवाजा तो खोल दिया पर पहले की तरह मुझे अंदर आने नहीं दिया, बल्कि वो दरवाजा रोककर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तो तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? काफी लेट हो गया है। और मैं थोड़ा पास गया और मुझे स्मेल आई कि बाई लुओयान से अल्कोहल की खुशबू ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उसने चुपके से आधा कदम पीछे ले लिया। तो मैं थोड़ा नाखुश था। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो फिर मेरे सामने खड़ी ये पियक्कड़ कौन है? तो बाई लुओयान बस शांति से मेरी पूरी बात सुनती रही, फिर मुस्कुरा दी। आई सॉरी, कुछ काम आ गया था इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं उससे सवाल कर रहा था पर वो फिर भी इतनी जेंटल थी। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तो मेरा मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था? मैं तो बस, बाई लुओयान ने मुझे बीच में ही टोक दिया। मुझे पता है जियांग चेन मेरे लिए फिक्रमंद है। शुरुआत में बाई लुओयान को लगा था कि मैं जिद्दी बनकर कहूंगा कौन तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, पर अनएक्सपेक्टेडली मैंने सिर हिलाया और साफ साफ मान लिया। मैं तुम्हारे लिए वॉरिड हूँ। इस अनएक्सपेक्टेड जवाब ने उसे हैरान कर दिया। फिर उसके होठों की मुस्कान क्रेजी तरीके से बढ़ गई। बाई लुओयान ने अचानक अपनी बाहें फैला दी जैसे वो हक करना चाहती हो। मैंने आगे बढ़कर उसे धीरे से हक कर लिया। बाई लुओयान ने अपना सिर मेरी चेस्ट पर रख दिया। जियांग चेन में बहुत खुश हूँ। तो मैंने भी प्यार से जवाब दिया, मैं ऑलरेडी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो तुम्हारी फिक्र करना नॉर्मल नहीं है क्या? उसे अचानक कुछ याद आया। सही बात है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब बॉयफ्रेंड तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? इससे पहले कि मैं हाँ बोल पाता, मैंने सुना बाई लुओयान ने आगे कहा, ये किस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्या चलेगा? मैंने सिर हिला दिया। बाई लुओयान ने तुरंत मेरी गर्दन के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी और अपने पंजों पर खड़ी हो गई। मैंने एक हाथ से धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। बाई लुओयान की आंखें चमकने लगी। तो तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है? मैं थोड़ा हंसा। तो तुम इसे गर्म करने में मेरी हेल्प कर सकती हो? मेरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे था और मैंने झुककर उसके होठों को चूम लिया। हमारे होठों का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाई लुओयान ने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली।
उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उन्हें खोले। तो मैं हल्का सा हंसा और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। बाई लुओ यान के एक हाथ ने मुझे धीरे से खींचा। उसने थोड़ा जोर लगाकर मुझे स्टडी के अंदर खींच लिया। हमारे पीछे दरवाजा बंद हो गया। मैंने बड़े आराम से बाई लुओ यान को ऊपर उठा लिया। मैंने उसे सीधे डेस्क के किनारे पर बिठा दिया। उससे पहले कि वो अपनी आंखें खोल पाती, मैंने फिर से उसके होठों को चूम लिया। मुझे लगा जैसे मेरे किस करने से उसके होंठ सूज जाएंगे, पर मेरा मन ही नहीं भर रहा था। एक ही पोजीशन में हमेशा के लिए रहना सच में कंफर्टेबल नहीं कहा जा सकता। बाई लुओ यान ने अनजाने में थोड़ा स्ट्रगल किया। मैं अचानक होश में आया और रियलाइज किया कि मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था। मैंने तुरंत उसके होठों को छोड़ दिया। सॉरी, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही देर तक किस कर लिया। वो इतनी एम्बेरेस थी कि अपना सिर अपनी चेस्ट में छुपाने वाली थी। ये ठीक है, डेस्क पर बैठे बैठे बाई लुओ यान नीचे उतरना चाहती थी, पर मैं उसके ठीक सामने था। तो उसने धीरे से अपने हाथ से मुझे पीछे धकेला। उसकी नजर नीचे गई। उसने वो जगह देखी जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती। बस एक नजर, और उसने ऐसे चेहरा घुमा लिया जैसे करंट लगा हो। मैंने बड़े आराम से नीचे देखा। उसे इतना एम्बेरेस देखकर मेरी हंसी छूट गई। इट्स ओके, इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। इस बार तो बाई लुओ यान के कान इतने लाल हो गए थे जैसे अभी खून निकल आएगा। तो वो काफी देर तक हकलाती रही, पर एक शब्द भी नहीं बोल पाई। तो उसने मुझे धीरे से धक्का दिया, जल्दी जाओ और जाके सो जाओ। तो मैंने उल्टा उसका हाथ पकड़ लिया, पर मुझे अभी तुम्हें कुछ बताना बाकी है। तो बाई लुओ यान की आंखों में एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट दिख रही थी। तो फिर साथ में सोने के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं एकदम से चौंक गया। साथ में सोना, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा मैं अपने खुद के कमरे में जाकर सो जाऊं। ये गुड नाइट ये बोलकर मैं भागने के लिए मुड़ा, पर बाई लुओ यान ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो फिर से मेरी बाहों में आकर सिमट गई। क्या जियांग चेन सच में मेरे साथ नहीं सोना चाहता? बाई लुओ यान ने धीरे से अपना गाल मेरी चेस्ट पर रगड़ा। मैंने अपना सिर हिलाया नहीं। कोई जरूरत नहीं है, बस जरूरत नहीं है। बाई लुओ यान धीरे से हंस पड़ी। तो उसने अचानक अपने होंठ मेरे एडम्स एप्पल पर टिका दिए। एक गर्म सा एहस वहां से गुजरा और तुरंत पीछे हट गया। मेरी बॉडी थोड़ी अकड़ सी गई। अगले ही पल मैंने बाई लुओ यान को छोड़ दिया। मैंने उसका कॉलर ठीक करने में उसकी हेल्प की। मेरे एक्सपीरियंस एकदम जेंटल थे। तो मैं पहले वापस जाता हूँ, तुम भी जल्दी रेस्ट कर लो। तो बाई लुओ यान शर्म से लाल हो गई। तो मैं लगभग भागते हुए अपने कमरे की तरफ गया। मैं सीधा बाथरूम में घुसा और एक ठंडे शावर के नीचे खड़ा हो गया। मेरे एडम्स एप्पल पर अभी भी लुओ यान की सांसों का एहसास बाकी था। इसकी वजह से मेरा दिमाग कंट्रोल के बाहर भटकने लगा था। जैसे ही मैं गया, बाई लुओ यान के चेहरे से वो स्माइल गायब हो गई। तो उसने अपने होठों पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने स्टडी का दरवाजा बंद कर दिया। बाई लुओ यान अपने खुद के कमरे में वापस चली गई। उसने अपने कपड़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी थाई पर बंदी सफेद पट्टी साफ दिखाई दे रही थी। वो आज घर लेट इसलिए आई थी क्योंकि घर आने से पहले उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। वो अपनी थाई के जख्म का इलाज करवाने गई थी। आज रात की कॉकटेल पार्टी में बाई लुओ यान ने सच में जल्दी निकलने की तैयारी कर ली थी, लेकिन बाई लुओ यान जैसी केयरफुल बंदी के खिलाफ भी किसी ने साजिश रची और उसकी ड्रिंक में नशा मिला दिया। तो जब तक से एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उसने जैसे तैसे खुद को थोड़ा होश में रखने की कोशिश की। तो फिर उसने शाओली को कॉल किया और शाओली बहुत जल्दी वहां पहुंच गई। तो वो जख्मी बाई लुओ यान को वहां से ले गई। जब बाई लुओ यान की आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। तो ये सोचकर कि किसी ने उसके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की, बाई लुओ यान की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने अपना फोन निकाला और शाओली को कॉल लगाया। आज रात जो कुछ भी हुआ उसकी ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो। जी सीईओ बाई। फोन काटने के बाद बाई लुओ यान ने उसे एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी भौं के बीच की जगह को थोड़ा मला। तो थोड़ी थकी हुई सी उसकी नजर सामने वाले अंधेरे कमरे पर पड़ी। वो काफी देर तक एकदम शांत रही। अगर आज रात उसने चेन के साथ कुछ भी गलत किया होता तो वो बहुत दुखी होता। अगली सुबह जब मैं उठा तो एकदम फ्रेश फील कर रहा था। मैंने अनजाने में बाई लुओ यान के कमरे की तरफ देखा। बाई लुओ यान के कमरे के पर्दे अभी भी गिरे हुए थे। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं मुंह धोया, नाश्ता किया और काम पर जाने की तैयारी करने लगा। बारमली लुओ यान मेरे साथ ही निकलती है। उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। ड्राइवर ने देखा कि मैं अभी तक कार में नहीं बैठा हूँ। जब उसकी नजर बगल वाले बाई फैमिली के घर पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक समझदारी वाली स्माइल आ गई। क्या छोटे मालिक मिस बाई का वेट कर रहे हैं ताकि साथ काम पर जा सकें? ये देखकर कि उसने मेरी बात पकड़ ली है, मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड हो गया। नहीं, लुओ यान ने कल रात काफी ज्यादा पी ली थी। वो शायद अभी तक सोकर नहीं उठी होगी। चलो चलते हैं। ओबाई फैमिली के घर की तरफ एक आखिरी नजर डालकर मैं कार में बैठा और निकल गया। आज मैं घर से थोड़ा लेट निकला था। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा वहां काफी लोग आ चुके थे, पर उन सबके एक्सपीरियंस बहुत अजीब थे। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या फिर से कुछ हो गया क्या? और शायद मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, है ना? एक मेल कलीग मेरे एकदम करीब आया। जियांग चेन, तुझे पता है क्या कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया है? मैं तो सन्न रह गया। उस मेल कलीग ने सोंग झाओ की डेस्क की तरफ इशारा किया और मिस्टीरियस होकर बोला, सोंग झाओ को लेकर कुछ हुआ है? मैनेजर वांग अपने ऑफिस में एकदम आग बबूला हो रही है। हैरान होकर मुझे अचानक कल रात की याद आई। मैंने सोंग झाओ को पार्किंग गैराज में देखा था। मैं और मेरा भाई साथ में घर गए थे।
सोंग झाओ ने पक्का हमें देख लिया होगा। पर सोंग झाओ की पर्सनैलिटी के हिसाब से उसे यही लग रहा होगा कि कल मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे डराना धमकाना, वो सब मेरी ही करतूत थी। खैर जो भी हो, वो जो सोचना चाहता है वो उसका बिजनेस है। इससे पहले कि वो मेल कलीग मेरे साथ और गॉसिप कर पाता, मैनेजर वांग ऑफिस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनके एक्सप्रेशंस काफी अनफ्रेंडली थे, तो मुझे देखते ही उन्होंने कड़क आवाज में कहा, जियांग चेन तुम भी अंदर आओ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं उनके पीछे पीछे ऑफिस के अंदर चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मैनेजर वांग अपनी डेस्क के पीछे बैठ गई। मैं देखा कि सोंग झाओ एकदम लटका हुआ सा बैठा था और उसके बगल में जियांग ताओ खड़ा था, जिसके चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। सच कहूँ तो मैं थोड़ा क्यूरियस था कि आखिर चल क्या रहा है। मैनेजर वांग ने बहुत सीरियस होकर बात की, अब जब सब यहाँ आ ही गए हैं तो मैं एक बार में सब क्लियर कर देती हूँ। इंटर्नशिप पीरियड खत्म होने के बाद तुम तीनों में से सिर्फ 2 ही लोग परमानेंट एम्प्लॉय बन पाएंगे। मैनेजर वांग की बात एकदम साफ थी। 3 इंटर्न्स थे, पर आखिर में सिर्फ 2 को ही रखा जा सकता था। इसका मतलब था कि एक बंदे को जाना होगा और वो आखिरी इंसान कौन होगा जो बाहर जाएगा, ये सोचने वाली बात थी। तो मेरी कामनेस के मुकाबले जियांग ताओ और सोंग शाओ दोनों बहुत टेंशन में थे। काम करने की एबिलिटी के मामले में वे खुद को मुझसे कम समझते थे। तो उनकी नजरों में मैं तो वो था जिसे पक्का रख लिया जाएगा। रही बात उस आखिरी स्पॉट की, तो वो उनके अपने पैतरों पर डिपेंड करता था। परमानेंट पोजीशंस की बात करने के बाद मैनेजर वांग बातचीत को मेन टॉपिक पर ले आई। वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुक गईं। उनका चेहरा एकदम गंभीर था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले तुम्हारा स्टेटस क्या था। एक बार तुम मेरे डिपार्टमेंट में आ गए तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों को अपनी ये फालतू की चालबाजियां भी बंद कर देनी चाहिए। हर दिन तुम काम में जरा भी मेहनत नहीं डालते। ये किस तरह के शॉर्टकट या गलत रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मैंने नोटिस किया कि जब मैनेजर वांग ने ये बातें कही तो सोंग झाओ के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। मैनेजर वांग बहुत गुस्से में था। क्या ये मामला मैनेजर वांग से जुड़ा हो सकता है? इसे लेकर सोचते समझते पहले वाला सीन अनजाने में मेरे दिमाग में उभर आया। ऑफिस में जो सीन मैंने देखा था, मेरे दिमाग में एक वाइल्ड गेस बन गया कि क्या ये बात हो सकती है कि सोंग झाओ चाहता था। मैं तुरंत ही अपने थॉट्स को वापस खींच लिया। मैंने कोशिश की कि सोंग जियो के एक्सप्रेशन को ना देखूं। वहीं जेंग ताओ को ऐसी कोई फिक्र नहीं थी। तो जब मैनेजर वांग ने ये शब्द कहे तो वो लगातार सोंग शाओ को घूरती रही। उसकी नजर बहुत ही मॉकिंग थी। सोंग शाओ को भी पता था कि मैनेजर वांग उसके बारे में बात कर रही है। वो बिल्कुल भी अपना सिर नहीं उठा सका। उसके थॉट्स फिर से पिछले रात यानी कल रात की ओर मुड़ गए। सोंग शाओ अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में था। उसने देखा मैं जेंग यिक्सुआन की कार में बैठ रहा हूँ और तुरंत ही गेस लगाया कि मेरे पास भी बैकिंग है। इससे सोंग शाओ के दिल में क्राइसिस फीलिंग बढ़ गई। इसलिए वो घर नहीं गया बल्कि एलिवेटर लेकर ऑफिस वापस चला गया। तो उस सभी कॉलिग्स पहले ही घर चले गए थे, पर ऑफिस की लाइट्स अभी भी ऑन थी कि बिल्कुल साफ था कि मैनेजर वांग अभी तक नहीं निकली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के सोंग झाओ ने ऑफिस का दरवाजा धक्का मारकर खोला। तो जैसे ही वो अंदर गया, उसने अंदर से ही दरवाजा लॉक कर दिया। तो मैनेजर वांग ने हैरानी से ऊपर की ओर देखा। तो जब उसे पता चला कि वो सोंग झाओ है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सोंग झाओ, कुछ तो गड़बड़ है क्या? सोंग झाओ कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। जैसे ही उसने फैसला कर लिया, उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। तो उसकी हरकत बहुत अचानक थी। मैनेजर वांग डर के मारे दिमाग खो बैठी और तुरंत अपनी कुर्सी से कूद गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सोंग झाओ की उंगलियां कांप रही थी। वो पहली बार इतना शेमफुल काम कर रहा था, तो साफ दिख रहा था कि वो खुद भी बहुत नर्वस है। मैनेजर वांग, मुझे इस जॉब की सच में बहुत जरूरत है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। जब तक आप मुझे यहाँ रुकने में मदद करेंगी, मैं आपका होने के लिए तैयार हूँ। मेरी बॉडी खराब नहीं है और मेरा स्टेमिना भी काफी अच्छा है। बोलते बोलते सोंग झाओ ने लगभग अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। मैनेजर वांग की नजर गलती से उस तरफ चली गई। तो उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, सोंग झाओ, अपने कपड़े वापस पहनो अभी के अभी। सोंग झाओ पहले ही इस हद तक गिर चुका था। उसे अब हार मानने के लिए कहना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अगर मैनेजर वांग खुद पहल नहीं करने वाली थी तो वो खुद ही आगे बढ़ेगा। सौ सीधा मैनेजर वांग की तरफ लपका। मैनेजर वांग बुरी तरह डर गई। सोंग झाओ, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुरंत अपने कपड़े वापस पहनो वरना मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊंगी। सोंग झाओ के पास सच में और कोई चॉइस नहीं बची थी। वो पहले ही यहाँ तक आ चुका था, इसलिए अब उसने इसे आग तक ले जाने का पक्का इरादा कर लिया था। तो उसने ऑफिस के अंदर ही मैनेजर वांग के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर दिया। तो मैनेजर वांग ने देखा कि सोंग शाओ को बार वार्निंग देने का कोई फायदा नहीं हो रहा, कि उसे समझ आ गया कि ये बंदा उसे परेशान करने पर तुला है। इसलिए वो सीधा ऑफिस से बाहर भाग गई। सोंग शाओ में अभी भी थोड़ी शर्म बची थी, इसलिए उसकी पीछे भागने की हिम्मत नहीं हुई, पर इस तरह प्रमोशन पाने की उसकी कोशिश फेल हो गई। जैसे ही मैनेजर वांग ने कल रात के बारे में सोचा कि कैसे उसे लगभग फोर्स किया गया था, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे उन्होंने मक्खी निगल ली हो। तो कंपनी तुम्हारी एबिलिटीज की वैल्यू करती है, न कि तुम्हारे स्टेट्स
बैकग्राउंड या बाकी चीजों की। अगर अगली बार ऐसा कुछ फिर से हुआ तो मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने तमीज से बात नहीं की। अब मैनेजर वांग ने अपनी वार्निंग खत्म करने के बाद हमें जाने दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, मैनेजर वांग अपनी चेयर पर ढह सी गईं। कल रात जो कुछ भी हुआ था, बस उसके बारे में सोचकर ही मैनेजर वांग की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही मैं साफ महसूस कर सकता था कि ऑफिस में हर तरफ से सबकी नजरें सीधा सोंग शाओ पर टिकी थी। जियांग टाओ ने ठंडी आ भरी और अपनी सीट की तरफ चल दिया। मेरा भी दूसरों के फालतू मैटर्स में टांग अड़ाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने अपना कदम बढ़ाया और अपने डेस्क की तरफ चलने लगा, पर जैसे ही मैंने एक स्टेप लिया, किसी हाथ ने मेरी स्लीव खींच ली। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरा सामना सोंग झाओ के पीले पड़े चेहरे से हुआ। जियांग चेन, क्यों क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ वॉशरूम चल सकते हो? तो मैं मना ही करने वाला था कि तभी मैंने सोंग झाओ को गिड़गिड़ाते हुए सुना, जियांग चेन। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर भी सोंग झाओ के साथ वॉशरूम चला गया। जैसे ही हमने कोना पार किया, ऑफिस की वो नजरें दीवार की वजह से पूरी तरह ब्लॉक हो गईं। अब मैं महसूस कर सकता था कि सोंग झाओ ने चैन की सांस ली है। हालांकि मैं क्यूरियस था, पर मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। हम एक के पीछे एक वॉशरूम की तरफ चलने लगे। मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैंने चुपके से अपनी पॉकेट में रखे रिकॉर्डिंग पेन का बटन दबा दिया। जैसे ही हमने वॉशरूम के अंदर कदम रखा, आगे चल रहा सोंग झाओ अचानक पीछे मुड़ा। एक धपकी आवाज के साथ वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया तो मैं एकदम चौंक गया। मैंने झटपट कुछ स्टेप्स पीछे लिए और उसे शक भरी नजरों से देखने लगा। तो तुम मेरे सामने घुटनों पर क्यों बैठ रहे हो? सोंग झाओ की आवाज बहुत ही दुख भरी थी। जियांग चेन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं सच में बहुत लाचार हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। मैंने अपनी गार्ड कम नहीं होने दी। मैंने सोंग झाओ से एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखा। ये तुम्हें हुआ क्या है? जब सोंग झाओ ने मुझे ये पूछते सुना तो उसे लगा कि अब कोई उम्मीद है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। जियांग चेन, क्या तुम अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हो? एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने उसकी तरफ एकदम ब्लैंक होकर देखा। ये सोंग शाओ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, क्यों रिजाइन करूँ? सोंग शाओ ने आत्मविश्वास से कहा, तो तुम और प्रेसिडेंट जियांग एक दूसरे को जानते हो, है ना? तो इसे मत नकारो। मैंने कल रात तुम्हें उसकी कार में चढ़ते देखा था। तो मैं बता सकता हूँ कि प्रेसिडेंट जियांग की पोजीशन सिंपल नहीं है। भले ही तुम बाई कॉर्पोरेशन छोड़ दो, फिर भी तुम उसके लिए काम कर सकते हैं ना। तो तुम बहुत ही एक्सीलेंट हो। कई कंपनियां जरूर तुम्हें हायर करना चाहेंगी। इस परमानेंट जॉब मौका पाने के लिए मुझसे लड़ो मत, ठीक है? मैं सोंग झाओ की वजह से गुस्से में हंसने ही वाला था, सिर्फ इसलिए कि मैं एक्सीलेंट हूँ। मुझे उसके आगे रास्ता देना पड़ेगा। और जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं बोला, सोंग झाओ ने मुझसे समझाना जारी रखा। तुम्हारी एजुकेशन अच्छी है, तेरी काम करने की काबिलियत बहुत ही जबरदस्त है, तो तू जहाँ भी जाएगा चमकेगा। मैं जैसा नहीं। तो अगर मैं ये जॉब खो दूंगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सोंग झाओ ने अपनी फैमिली की हालत पूरी तरह बताई ताकि मैं मानूं कि वो वाकई में बुरा हाल में है। सोंग झाओ का परिवार बहुत ही बदकिस्मत था। पापा शराबी, घर में हिंसक और जुआरी थे और माँ छोटी उम्र में ही चल बसी। वो कमजोर था। उसने जोर जबरदस्ती पढ़ाई की, पैसों के लिए पार्ट टाइम काम किया, इस परिवार से बच निकलने की चाह में। वो बहुत मेहनती था, इसलिए अपने साथियों से आगे निकल गया, पर उसने भूल गया कि हमेशा एक बड़ी चढ़ाई रहती है। जियांग चेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे स्थायी कर्मचारी बनने का मौका दे दो। सच में इस जॉब के बिना नहीं रह सकता। तू बहुत ही टॉप है और तुझे प्रेसिडेंट जियांग जैसा भी पता है। तू जरूर कर सकता है। मेरी आवाज में बिल्कुल भी इमोशन नहीं था। मैंने ठंडे दिमाग से बिना दिल के उसे काट दिया। शियाओ, किस आधार पर? सोंग शियाओ हैरान रह गया। क्या? मैंने ठीक हंसी दी और कहा, किस आधार पर तुम मुझे ऐसी जॉब छोड़ने को कह रहे हो? और किस आधार पर तुम सोचते हो कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए? तो मैं टॉप हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। तुम मेरे लिए क्या हो? तुम खुद मेहनत नहीं करते, फिर दूसरों को मेहनत न करने की सलाह देते हो। कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही बिन शर्म हो? मेरे सवालों की बौछार से सोंग शियाओ का चेहरा फीका पड़ गया। उसने मुझे रेस्टरूम बुलाया और मेरे सामने घुटनों के बल झुका भी, ये सोचते हुए कि मैं बाहर से कड़क हूँ पर अंदर से सॉफ्ट हूँ। तो जब तक मैं स्वेच्छा से निकल जाऊंगा, वह और जियांग ताओ को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बनने का मौका मिल जाएगा। पर सोंग शियाओ को नहीं लगा था कि मैं इतना हार्ड हार्टेड हूँ। मैं चिल्ली से सोंग शियाओ को देख रहा था, वही सोंग शियाओ जिसके डबल स्टैंडर्ड्स और हाइपोक्रेसी बिल्कुल नौसिसी थी, और सोच रहा था कि मैं असल में ऐसे किसी के साथ सिंपैथी रखता हूँ और उसके लिए खड़ा भी हूँ। सोंग शियाओ, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा। अगर तू परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहता है तो अपनी असली स्किल्स को बोलने दे, अपनी मेहनत को सही ट्रैक पे लगाओ, यही तेरे लिए बेस्ट है। तू भी एक मैन है, तो क्या तू प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहा? बोलते बोलते मैं मुड़कर निकल गया तो मैं अपने वर्क स्टेशन पर वापस गया और काम पर फोकस करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई, सोंग झाओ भी वापस आया। तो उसकी लुक ऐसा था जैसे वो अंधेरे की लेयर में घिरा हो। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, अपने काम पर फोकस करते हुए जियांग झाओ से पीछे न पड़ने को लेकर डरा हुआ था, इसलिए उसने भी सीरियसली काम करना शुरू किया। तो पर वो पहले से ही रहने का आदत वाला था,
इसलिए बुनियादी तौर पर वो ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रह सका। तो थोड़ी देर बजी रहने के बाद जियांग ताओ और नहीं सह सका। उसने डॉक्यूमेंट्स को साइड में रख दिया और स्लैकिंग शुरू कर दिया। सोंग श्याओ रेस्टरूम से वापस आया तो वो बस अपनी डेस्क पर बैठा रहा, कुछ नहीं करता। वो बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। मुझे नहीं पता वो कितनी देर तक बैठा रहा। उसने एक बार अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा तो उसकी आंखें गहरी थी। फिर उसने अपनी आंखों की मैलिस को रिट्रैक्ट करके काम शुरू किया। लंच के टाइम में कैंटीन में जाकर खाना ले आया। कोने में उसकी सीट मिली। अचानक आगे से कोई बोलता सुनाई दिया। अब वो टॉपिक अभी भी बाई लुयान के बारे में ही था। मैंने सुना कि प्रेसिडेंट बाई आज काम पे नहीं आ रहे। तो वो वर्कहॉलिक प्रेसिडेंट बाई आज काम पे नहीं आ रहे। सच में ये बात मुझे बाई के असिस्टेंट से पता चली। और तुम लोग क्यों सोच रहे हो कि बाई सर काम पे नहीं आए? परिवार की समस्या या बीमारी? मैं आगे नहीं सुना। बाई लुयान काम पे नहीं आया। मैं तुरंत अब फोन निकाला और चेक किया। अब बाई लुयान से मुझे कोई मैसेज नहीं मिला था। एक पल सोचा, फिर बाई लुयान को मैसेज भेजा, लुयान तुम आज कंपनी में हो? बाई लुयान ने कुछ मिनट बाद रिप्लाई किया, वहाँ मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ इसलिए नहीं गया। मैं भौहें चढ़ा ली। क्या कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी? फिर देखा कोई दवा ली। और साथ ही बाई घर में बाई लुयान ने बिस्तर के पास डॉक्टर को व्यस्त देखते हुए देखा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर टैप कर रही थी। अब फैमिली डॉक्टर पहले ही आके मुझे देख लिया है कि कुछ सीरियस नहीं है। डॉक्टर बाई लुओ यान का जख्म चेक कर रहा था। लगता है इन्फ्लेम्ड जख्म की वजह से बुखार हो गया है। सिचुएशन स्टेबल है, बस एक बार बुखार उतर जाए तो वो ठीक हो जाएगी। बाई की मम्मी के चेहरे पे जो टेंशन थी वो फाइनली थोड़ी कम हुई तो उन्होंने डॉक्टर को सी ऑफ किया और फिर बाई लुओ यान के रूम में वापस आ गई। ऑनेस्टली तुमने बताया तक नहीं कि तुम्हें चोट लगी है। लो बाई लुओ यान ने अपना फोन नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। मैं ठीक हूँ, ये तो बस एक छोटा सा जख्म है। बाई की मम्मी इस बात से खुश नहीं थी। छोटा जख्म मतलब? तुम्हारा क्या मतलब है? इतने सारे कट्स लगे हैं, तुम भी ना सच में कमाल हो। तुम खुद के साथ इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अभी जब डॉक्टर ड्रेसिंग चेंज कर रहा था तब मम्मी ने एक नजर डाली थी कि मानना पड़ेगा कि बाई लुओ यान खुद के लिए सच में रूथलेस थी। तो उसके पैर का वो जख्म बिल्कुल भी हल्का नहीं था। मम्मी ने एक ठंडिया भरी, चलो कोई बात नहीं, बड़ी हो गई, बेटी को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओहा, क्या जियांग चेन को पता है कि तुम इंजर्ड हो? बाई लुओ यान की स्माइल गायब हो गई और उसने सीरियस होकर अपना सिर हिलाया। जियांग चेन को इस बारे में मत बताना। मदर बाई थोड़ी ऑकवर्ड दिख रही थी। तो बाई लुयान को सेंस हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? मदर बाई बोलने से पहले एक सेकंड के लिए हिचकिचाई। मैंने अभी तुम्हारी जियांग आंटी को बताया कि तुम्हें चोट लगी है। मुझे नहीं पता कि जियांग आंटी ने जियांग चेन को ये बताया या नहीं। उसी टाइम मैं ट्रे क्लीनिंग एरिया में रख ही रहा था क्योंकि तभी मेरी सगी मॉम का मैसेज आया, अलग ऑर्गन को चोट लगी है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? जियांग चेन वाला वो मैसेज देखकर मैं तो शॉक हो गया। मैं एकदम सन्न रह गया। मैं लुयान के साथ चैट फिर से ओपन की तो अभी बाई लुयान ने बोला था कि उसकी तबीयत खराब है, तो अनवेल होने का ये मतलब था। तो मेरा इरादा तो बाई लुयान को टेक्स्ट करके पूछने का था, पर एंड में मैंने मैसेज भेजा ही नहीं। मैंने फटाफट क्लीनिंग एरिया में रखी और जल्दी से डिपार्टमेंट की तरफ भागा। मैं सीधा मैनेजर वांग के ऑफिस चला गया। अचानक दरवाजा खुलने से मैनेजर वांग एकदम से चौंक गई। उनके हाथ वाला स्ट्रॉबेरी केक नीचे जमीन पर गिर गया। अगले ही सेकंड उनके चेहरे पर रिग्रेट साफ दिख रहा था। ये सीन देखकर मैं भी एक पल के लिए सन्न रह गया। तो फिर मैंने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी। आई एम सॉरी मैनेजर वांग, क्या मैं आपको एक नया वाला लाकर कॉम्पनसेट कर दूं? जैसे ही मैंने ये बोला मेरी नजर मैनेजर वांग से हटकर सीधे जमीन पर पड़े स्ट्रॉबेरी केक के पीस पर चली गई। तो मैनेजर वांग ने अपने चेहरे से वो रिग्रेट वाला लुक हटाया और अपनी वही नॉर्मल स्माइल ले आई, पर फिर भी थोड़ी ऑकवर्डनेस तो थी। कोई जरूरत नहीं है क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? मेरी नजर फिर से मैनेजर वांग पर टिक गई। बात यह है मैनेजर वांग कि घर पे अचानक कुछ काम आ गया है। क्या मुझे आज आफ्टरनून की लीव मिल सकती है? तो मैनेजर वांग की छोटी सी हॉबी का मुझे पता चल गया था। वो इस चीज को लेकर काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। ऑब्वियसली वो यही होप कर रही थी कि मैं लीव मांग लूं। ओके, हाफ डे लीव चाहिए ना? तो मैं अप्रूव करती हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। मैंने डायरेक्टर वांग के सामने फिर से सिर झुकाया। थैंक यू डायरेक्टर वांग, तो फिर मैं अब निकलता हूँ। डायरेक्टर वांग ने नोट किया। इससे पहले कि मैं बाहर निकलता उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने फौरन मुझे वापस बुलाया। अभी जो भी हुआ उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि मैंने उन्हें तुरंत अश्योर किया, आप फिक्र मत करो डायरेक्टर वांग, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। उन्होंने चैन की सांस ली। फिर तो बढ़िया है। तो चलो बढ़िया है, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम कैरी ऑन करो। कोई बात नहीं। ऑफिस से निकलने के बाद मैंने अपना सामान पैक किया और कंपनी से निकल गया। क्योंकि मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, मैंने फैमिली ड्राइवर को नहीं बुलाया बल्कि टैक्सी लेकर घर चला गया। गाड़ी से उतरने के बाद मैं सीधा बगल वाले बाई फैमिली के घर चला गया। तो बाई फैमिली की मेड ने डोरबेल सुनी तो वो तुरंत दरवाजा खोलने आई। तो जब उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो मेड की आंखों में एक सरप्राइज सा दिखा। तो ये मेरा बाई फैमिली के घर का पहला विजिट था, तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। मैं यहाँ लुओ यान से मिलने आया हूँ, क्या वो घर पर है?
मेड ने तुरंत सिर हिलाया और मुझे अंदर बुलाया। ए लेडी ऊपर है, मैंने सिर हिलाया। मेड के पीछे पीछे मैं लू यान के रूम की तरफ गया। मेड ने मुझे याद दिलाया कि यंग लेडी को हमारा अंदर जाना पसंद नहीं है। सेकंड यंग मास्टर जियांग, प्लीज आप खुद ही अंदर चले जाइए। मैंने जल्दी से उसे थैंक्स बोला। हम थैंक यू। मेड के जाने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली तो मैंने हाथ उठाया और नॉक किया। थोड़ी ही देर में किसी ने दरवाजा खोला। वो जब मदर बाई ने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनके चेहरे पर एक सरप्राइज सा दिखा। जियांग चेन, तुम्हें तो इस वक्त काम पर होना चाहिए था ना। तो मैंने देखा कि दरवाजा मदर बाई ने खोला है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने सुना कि लो यान को चोट लग गई है। मैं लीव लेकर वापस आ गया। वो कैसी है? मदर बाई ने कमरे में लेटी बेटी के बारे में सोचा और उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। कुछ खास नहीं है, सीरियस बात नहीं है, बस जख्म में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है और हल्का बुखार है। मैंने तुरंत चिंता में पूछा, तुझे बुखार है तो क्या मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूँ? मदर बाई का चेहरा खुशी से खिल उठा। बिल्कुल देख सकते हो, जब लो यान तुम्हें देखेगी तो वो शायद आधी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। ऐसे टीज किए जाने पर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हुआ। मैं मदर बाई के पीछे अंदर चला गया। बाई लो यान ने कमरे के अंदर से ही मेरी आवाज सुन ली थी, इसलिए मुझे देखकर वो ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई। बाई लो यान ने मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैंने मरबाई की तरफ एक नजर डाली और बेड के पास चला गया। जैसे ही मैं पास पहुंचा, बाई लो यान ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे मेरी बाहों में आ गई। तुम वापस क्यों आ गए? मैंने रिफ्लेक्स में मदर बाई की तरफ देखा तो वो काफी समझदार थी। उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ देखा ही ना हो और बाहर चली गई। कमरा मेरे और बाई लो यान के लिए छोड़ दिया। जैसे ही मम्मी बाई बाहर गई, मुझे अब ऑकवर्ड फील होना बंद हो गया। मैंने थोड़े गुस्से में उसके सिर पर धीरे से टैप किया। तुझे चोट लगी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो बाई लोयान को पता कि अगर मैं वापस आया तो पक्का सवाल जवाब करूंगा, इसलिए वो बस स्माइल करने लगी। तो अब एक छोटा सा जख्म है, मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अब बस एक छोटा सा जख्म जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और बुखार आ सकता है। बाई लोयान, क्या तुझे मैं इडियट लगता हूँ? ये देखकर कि बाई यान कुछ नहीं बोल रही, मैंने उसके हाथ हटाए जो मुझे हक कर रहे थे और उसके सामने बैठ गया। चोट लगी है, मुझे देखने दे। तो मैं देखना चाहता था कि ये सो कॉल्ड छोटा सा जख्म आखिर कितना छोटा है। ये सुनकर बाई लोयान ने अपने होंठ पर हाथ रख लिया ताकि वो अपनी स्माइल छुपा सके। क्या जियांग चेन सच में देखना चाहता है? मैंने उसकी तरफ देखा, जैसे मना करने का तो कोई चांस ही ना हो। देखना ही है क्या? बाई लोयान मुस्कुराते हुए बोली। चोट ऐसी जगह लगी है जहाँ तेरा देखना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। क्या जियांग चेन अभी भी देखना चाहता है? मैं तो दंग रह गया। मेरी नजरें से बाई लोयान के लोअर बॉडी की तरफ गई। मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। तो बाई लोयान फिर से मेरी बाहों में सिमट गई। क्या सोच रहा है? मुझे थाई पर चोट लगी है, ये देखना तुम्हारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। मैंने बात जारी रखी, पर क्या? वो बाई लोयान के चेहरे पर एक जीत वाली स्माइल आ गई। लेकिन अगर जियांग चेन इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं दिखा नहीं सकती। थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें ये देखना ही होगा। ये कहकर बाई लोयान ने कंबल हटाने की कोशिश की ताकि वो मुझे अपनी जांघ का जख्म दिखा सके। मैंने तो अपना मुंह फेर लिया। बाई लोयान, इसे वापस ढक लो, मैं अब और नहीं देख रहा, बहुत वेट कर लिया। तो मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैंने हिचकिचाते हुए अपना सिर पीछे घुमाया तो देखा बाई लोयान के चेहरे पर हंसी भरी हुई थी। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पोपट बन गया है तो मैंने गुस्से में उसके माथे पर धीरे से मारा। सही है यार, तुमने फिर से मुझे ट्रिक कर दिया। बाई लोयान ने अपने होठों को ढककर खी करना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें कोई ट्रिक नहीं किया। अगर तुम देखना चाहते हो तो मैं अभी कपड़े उतार देती हूँ। मैंने तुरंत उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अब और नहीं देख रहा। बाई लोयान के चेहरे पर एक सिडक्टिव सी स्माइल आ गई। क्या जियांग चेन सच में नहीं देख रहे? तो मेरी फिगर खराब नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। तो तुम सच में नहीं देखना चाहते? उसकी बातों ने मुझे थोड़ा टेम्प्ट कर दिया तो मैंने फालतू में थूक गटका, फिर भी मना कर दिया। नहीं, मुझे देखने की कोई जल्दी नहीं है। बाई लोयान पहले तो दंग रह गई, फिर वो हंसी। हम कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। मुझे लगा कि बाई लोयान की बातों में कोई हिडन मीनिंग है, पर मुझे वो समझ नहीं आया। मैंने अचानक पूछ लिया, तो तुम कल रात को ही इंजर्ड हो गई थी, है ना? कि मुझे अचानक याद आया कि कल रात मुझे स्मेल आई थी, उसमें से डिसइंफेक्टेंट की खुशबू आ रही थी। कि कल रात बाई लोयान ने मुझे इतना टीज किया कि मेरा चेहरा लाल हो गया था और दिल जोर से धड़क रहा था। मैं इस बारे में भूल ही गया था। अब पीछे मुड़कर सोचूं तो कल रात मैंने बहुत सारी चीजें इग्नोर कर दी थी, जैसे कि बाई लोयान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत अच्छी है, फिर भी वो घर ऐसे आई जैसे नशे में हो, पर उसके पास से शराब की स्मेल बहुत कम आ रही थी। बाई लोयान कल रात ही इंजर्ड हो गई थी, पर मुझे रियलाइज तक नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर एक गिल्टी लुक आ गया। तब बाई लोयान ने अपना हाथ घुमाया और मेरा हाथ थाम लिया। ये सच में बस एक छोटा सा जख्म है। कल रात रिसेप्शन पर मुझे चोट लग गई थी, तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बरी करो। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आवाज में कोई इमोशन नहीं था,
वो तो तुम्हें लगता है कि बाद में जब मुझे इस बारे में पता चलेगा तो मुझे चिंता नहीं होगी। तो मेरी सवालिया नजरों के सामने बाई लुओ यान ने पहले अपना सिर झुका लिया। इस बार मेरी गलती थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने होंठ भींचे और ध्यान से पूछा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वह बाई लुओ यान ने मुझे देखा। काफी बाद उसने हार मानकर आभरी और मुझे पूरी कहानी सुनाई। तो मैंने पहले भी सुना था कि कुछ मर्द पावरफुल लोगों के करीब जाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई लुओ यान के साथ ऐसा कुछ होगा। तो मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिमाग कहीं और था और मेरे मुंह से अचानक एक सवाल निकल गया, तो क्या तुम जैसे अमीर वारिसों को बचपन से ड्रग रेजिस्टेंस की ट्रेनिंग नहीं थी? पर ये सुनकर लुओ यान एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने रिएक्ट किया। उसके होठों की मुस्कान और भी गहरी हो गई। तो उसे ऐसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। बाई लुओ यान, जो मैंने अभी कहा उसे तुरंत भूल जाओ। सुना तुमने? मुझे सफाई देते हुए देखकर बाई लुओ यान को बहुत अच्छा लगा। वो सीधा मेरी बाहों में सिमट गई। तुम चाहती हो कि मैं अभी जो हुआ उसे भूल जाऊं? एक तरीका है, ट्राई करना चाहोगे? मैं रह गया। कैसा तरीका? बाई लुओ यान ने मेरी बाहों में उसने अपना सिर उठाया और मेरे होंठों पर किस किया। तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं एक पल के लिए दंग रह गया। फिर मैंने उसका हाथ मोड़कर उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ा और किस को और गहरा कर दिया। हम बस किस करते रहे। मैंने बाई लुओ यान को सीधा बेड पर लिटा दिया। तो मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और मुझे फिर से किस किया। मेरे नीचे दबी वो लड़की और भी हॉट होती जा रही थी। तो बाई लुओ यान की रुक कर आती आवाज गूंजी, जियांग चेन। इसने मेरे होश वापस ला दिए। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने नीचे दबी बाई लुओ यान को देखा। मेरे अंदर का वाइल्ड बीस्ट जाग गया था, पर मैंने उसे दबा लिया। मैं करवट लेके उसके बगल में लेट गया। मैंने अपना हाथ उठाया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे बस तुम्हें ऐसे ही पकड़ने दो, तो मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने सोचा कि बाई लुओ यान को अभी भी फीवर है, तो वो पक्का बहुत अनकंफर्टेबल होगी। बाई लुओ यान ने मुझे अचानक रुकते देखा तो वो थोड़ी डिससेटिस्फाइड थी, पर फिर उसने मेरी बात सुनी। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। तो उसने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे सच में ठीक न लग रहा हो। लुबाई यान जल्दी ही सो गई। यहीं सोने के बाद भी उसकी डेलिकेट आईब्रोज पे बल पड़े हुए थे। मेरी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। बाई लुओ यान को बाहों में पकड़े हुए उसके शरीर की वो तेज गर्मी में ट्रांसफर हो रही थी। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, पर मैं हिला नहीं। तो मुझे पहले तो नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर लेटने के बाद मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं भी सो गया। बदर बेई बाई लुओ यान के कमरे से निकलने के बाद लिविंग रूम में ही बैठी रही। काफी देर वेट करने के बाद भी जब मैं नीचे नहीं आया तो उनके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी होती गई। तो उन्होंने मेड को इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई ऊपर जाकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे और फिर अपने कमरे में चली गई। तो जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मैंने रिफ्लेक्स में बाई लुओ यान की तरफ देखा। तभी बाई लुओ यान ने भी अपनी आंखें खोली। हमारी नजरें मिली। मैंने अपनी नजरें हटाई और उठकर बैठ गया। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने मुड़कर अपना हाथ उसके माथे पर रखा। लगता है बुखार उतर गया है। लुओ यान, क्या तुम्हें कहीं अनईजी फील हो रहा है? बाई लुओ यान ने में सिर हिलाया। तो मैंने चैन की सांस ली। चलो फिट ठीक है। तो मैं कहूँ ठीक हो, अब वापस निकलता हूँ। बाई लुओ यान ने घड़ी की तरफ देखा तो वाकई मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम हो चुका था। उसने सिर हिलाया। हम तुम जाओ अब। और मैं बेड से उतरा और अपने कपड़े ठीक करने लगा। सब कुछ नॉर्मल है ये कंफर्म करने के बाद मैं बाई लुओ यान के कमरे से बाहर निकल गया। ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए कंपनी निकलने ही वाला था कि तभी उसने मुझे पड़ोस वाले घर से बाहर आते देख लिया। छोटे मालिक, मेरा चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड सा हो गया था। वो आज मैं काम से जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए वापस आ गया। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजर मेरे पीछे बेई फैमिली के बड़े गेट की तरफ टिकी थी। मैंने अपनी नाक को छुआ। मैंने सुना था कि लुओ यान की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उससे मिलने चला गया था। ड्राइवर को बात समझ आ गई तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, पर मुझे डर था कि कहीं ज्यादा बोलकर कोई गलती न कर दूं। इसलिए मैं तुरंत मुड़ा और सीधा जियांग फैमिली के घर अंदर चला गया। जैसे ही मैंने एंट्री की, मैंने देखा कि बड़ी दीदी बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने तुरंत पूछा, दीदी क्या आप कहीं बाहर जा रही हैं? बड़ी दीदी ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि लुओ यान इंजर्ड है, इसलिए मैं उसे ही देखने जा रही हूँ। मैंने चेहरे पर ऐसा लुक बनाया जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? मेरे रिएक्शन ने बड़ी दीदी को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से दे देखा, चेन क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रिएक्शन कुछ ज्यादा ही कूल था तो मैंने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस बदल लिए। हाँ, जाहिर है मुझे बहुत चिंता हो रही है, बस इतना ही। मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया था, इसलिए मैं ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा। बड़ी बहन ने सिर हिलाया। तो क्या तुम मेरे साथ उसे देखने चलोगी? मेरी आंखें चमक उठी। क्या मैं जा सकता हूँ? बहन शब्दहीन रह गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने कमरे में वापस जाकर आराम करना चाहिए। तो बाई लुओ यान की चोट शायद गंभीर नहीं है। ऐसा कहने के बाद वह दौड़ते हुए चली गई।
तो मैं कुछ भी कह ही पाता। उससे पहले ही जियांग वानरू निशान छोड़ते हुए गायब हो गई। मैं खाली गेटवे को घूरते हुए एक लाइन बड़बड़ाया, क्या उसे इतनी तेजी से भागना पड़ता है। जियांग वानरू बहुत जल्दी फिसल कर चली गई तो वो पूरी तरह से बाई परिवार के पड़ोसी घर तक दौड़ गई। नौकरानी आई और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। ज्यादा देर नहीं हुई, बाई लो यान बाहर आई तो जब उसने जियांग वानरू को देखा तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। अब वह उसके सामने वाले चेंजिंग रूम में चली गई। वो थोड़ी देर बाद वह साफ सुथरी कपड़े पहनकर बाहर आई। वो सीधे पड़ोसी स्टडी रूम में चली गई। जियांग वानरू भी उसके पीछे अंदर चली गई। वह स्टडी रूम की फर्श से छत वाली खिड़की की ओर चली। उसके भाई के कमरे से जुड़ा दरवाजा भी बंद था। जियांग वानरू ने बाई लुयान को टेज किया, तू यहाँ से मेरे भाई के कमरे में कई बार स्नीक करके घुसा है ना। बाई लुयान डेस्क के पीछे बैठ गई। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा